हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम राम चौधरी और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जो 21st को जो आपके पास नीट का पेपर हुआ था, उसे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, जो ये नीट का पेपर रहा, थोड़ा सा वापस जैसे कोई 25 वाला जो रिकॉल करवा दिया वैसा ही पेपर रहा है। थोड़ा सा एनटीए ने ये टफर साइड वाला पेपर रखा है, खासतौर से फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का भी रहा थोड़ा सा। बाकी बायो थोड़ा सिंपल था, लेकिन फिजिक्स वापस वही 2025 वाला वापस से दोहरा दिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा ही होता है, जब जब एनटीए थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है तो वो अपना गुस्सा थोड़ा सा बच्चों पे निकालता है। तो खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सह लेंगे, लेकिन ठीक है। चलिए अपन डिस्कस करते हैं पेपर अभी, फिर उसके बाद में अपन थोड़ी सी बात करते हैं। ओके, चलिए लेट्स। Now, a particle of mass m moves along a horizontal x-axis. Okay. Now, x is equals to 0 to x is equals to L. The coefficient of the kinetic friction variable as a function of mu x. So, आपके पास में where mu naught and alpha are the constant appropriate dimensions, so that mu k at the point L. Okay, ये point आपके पास में mu k at a point L is equals to 0 है. Okay. Now, the total work done by the frictional force during the motion is n mu naught mgl, where g is a acceleration, gravitational and okay. Now, ऐसे आपके पास में दिया है कि एक आपके पास में फ्लैट सरफेस है एंड आपके पास में एक पार्टिकल n। नाउ कोऑर्डिनेट्स आपका अपन इसको दे देते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे अपने पास में ये है कि इसने बोला है कि x इज इक्वल टू ये जो m वाला पॉइंट है, x इज इक्वल टू l जो पॉइंट है यहाँ पे, एंड x इज इक्वल टू x पर आपके पास में म्यू कितना है बेटा जी? यहाँ पे जो म्यू है वो है अपने पास में कितना, म्यू नॉट माइनस अल्फा एंड एक्स। नाउ अभी अपने पास में ऐसा हुआ कि इस पॉइंट पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा आपके पास में, म्यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड नॉर्मल। नाउ अपन बात करें वर्क डन, तो वर्क डन आपके पास में हो जाएगा बेटा जी एफ काइनेटिक एंड dx। कहां से कहां तक बेटा जी? 0 से l तक। सो अपने पास में कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो नॉर्मल आपके पास म्यू है, म्यू एज अ फंक्शन ऑफ x एंड नॉर्मल आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा जी? नॉर्मल हर पॉइंट पे जो है वो आपके पास में रहेगा वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करके mg एंड नाउ dx। इंटीग्रेट 0 से l एंड यू विल सिंपली गेट mg म्यू नॉट माइनस अल्फा x dx। अगेन इंटीग्रेट, नाउ यहाँ से एम जी कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट जो पुट करेंगे अपन लोग 0 से एल। कितना हो गया आपके पास में बेटा जी? आपके पास हो गया एम जी, यहाँ से कितना हो गया, म्यू नॉट एल माइनस अल्फा एल स्क्वायर बाई 2। नाउ ओके, सॉरी दिस इज स्क्वायर। नाउ आपके पास में आपका जो, अब देखो जो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में सिंपली है कि यहां से अल्फा को इसने एलिमिनेट किया है। सो अपने पास गिवन कंडीशन का इस्तेमाल करो, म्यू के एज ए फंक्शन एक्स इज इक्वल टू गिवन म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स, एंड इसे कि जिस पॉइंट एल पर क्या है आपके पास में ये 0 है, सो म्यू नॉट माइनस अल्फा एल एंड अल्फा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई एल। नाउ अभी अपने पास में कितना हो जाएगा बेटा जी, एम जी एंड आपके पास में हो गया म्यू नॉट एल, एंड यहां से आपके पास में बेटा जी कितना, म्यू नॉट बाई एल। ओके, एंड दिस इज एल स्क्वायर बाई 2, सो एल से एल गया एंड आपके पास में हाफ आ गया। सो विल सिंपली गेट 1/2 म्यू नॉट एम जी एंड एल। सो आपको कितना मिला बेटा जी? यहां से आपके पास में म्यू नॉट एम जी एल, म्यू नॉट एम जी एल, एंड आपके पास में जो एन की वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी बेटा जी? हाफ। सो आपका आंसर कितना हो गया बेटा जी? आपका आंसर है फोर्थ। ओके, तो थोड़ा सा आपके पास में नया था, नया कॉन्सेप्ट था वेरिएबल को देख करके। हाँ ठीक है, एक आधे से जो पहले यही के साथ पीवाई क्यूज रहे हैं मुझे जहां तक ध्यान है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन ideal gases A is a half that of the another ideal gas is B. Okay. So पहले तो अपन बात कर लेते हैं, मीन जो फ्री पाथ होता है वो मीन फ्री पाथ आपके पास में ये होता है बेटा जी 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन बी। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या क्या है। लैम्डा मीन इज मीन फ्री पाथ एंड
D is the diameter of molecule and N is the number of molecules per unit volume आपके पास given है. Okay, so अपने पास में दिया है कि जो जो आपके पास में आइडियल गैस इज हाफ दैट ऑफ द अनदर आइडियल गैस इज बी. सो बेसिकली जो लैम्डा मीन है किसके लिए, ए के लिए है, वो लैम्डा मीन बी का कितना है बेटा जी, हाफ है. सो बेसिकली अपन को ए का आइडिया तो यहां से मिल गया. एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स of gas A is twice. So diameter of A is equals to twice of diameter of B. And if the number densities of gas A and B, Na and Nb respectively, then the correct option is. So अपने पास में इसका रेशियो गिवन है, एक्चुअल में इसका रेशियो गिवन है और अपन को इसका रेशियो चाहिए. तो अपन एक काम करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं इसको थोड़ा सा. लैम्डा मीन इज प्रोपोर्शनल 1/d² एंड एन वी. ओके, सो आपके पास में 0.4.1, सो आपके पास हो गया लैम्डा मीन पॉइंट ए एंड लैम्डा मीन फॉर पॉइंट बी इज इक्वल टू यहां से हो गया 1 बाय कितना बेटा जी, डी ए का स्क्वायर एन ए, एंड यहां से हो जाएगा बेटा जी डी बी का स्क्वायर एंड एन बी. नाउ अपने पास में लैम्डा मीन ए बाय लैम्डा मीन बी का रेशियो आपके पास में कितना गिवन है बेटा जी, 1/2 गिवन है. एंड डायमीटर आपके पास में जो डायमीटर का रेशियो है डी ए इज 2 टाइम्स ऑफ डी बी. सो ऊपर की तरफ आपके पास में डी बी का स्क्वायर है और नीचे की तरफ आपके पास में डी ए. सो आपके पास लिख देंगे अपन 4 डी बी स्क्वायर एंड आपके पास हो गया एन बी एंड एन ए. नाउ ये कैंसिल आउट हुआ, ये आपके पास में 2 टाइम्स आया. सो अपन कह सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए. सो आपके पास में कितना हो गया, एन बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एन ए. एन बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एन ए. सो योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, लेट्स थर्ड क्वेश्चन. अपने पास में है बेटा जी 2 identical inductors are connected in the different configuration P and Q where a time variable current I is flowing. Okay, so in the figure the induced EMF between the points A and B for the configuration P is okay. So basically अपने पास में दिया है कि VA minus VB is equals to EP. Okay, VA minus, okay, so small a is given. So VA माइनस वी बी इज इक्वल टू अपने पास में कितना है बेटा जी, बेसिकली इसके मोड की ही बात कर रहा है एक्चुअली ये. सो ई पी. ओके, नाउ आपके पास में यहां से यहां तक के बारे में पूछा है तो इसको जो बोला गया है इसके लिए बोला इसने ई. तो वी ए माइनस वी बी का जो मैग्नीट्यूड है इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो कितना है बेटा जी, ई क्यू. एंड इसे चाहिए कि आपके पास रेशियो निकालिए ईपी और ई क्यू. और इसने बोला है कि नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो बेसिकली जो अपन जो सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं इंडक्टर के, वैसे लो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली टर्म को आप नेगलेक्ट कर सकते हो. ना अपने पास में कि भाई देखो पोटेंशियल डिफरेंस अपन लिखते हैं यहाँ से यहाँ के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली कैन बी रिटर्न एज एल डी आई बाई डी टी. सो इंडक्टर आपके पास में आइडेंटिकल इंडक्टर्स है, 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स है. सो इंडक्टेंस में अगर इसका एल लेता हूँ, इसका एल, तो बेसिकली आपके पास में सारे एल ही है. एंड आपके पास में जो ईपी होगा वो ईपी हो जाएगा बेटा जी कितना, ईपी हो जाएगा आपके पास में एल डी आई बाई डी आई एज ए फंक्शन ऑफ टी एंड डी टी. ना अभी अपन को यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि ये आपके पास में जो कॉम्बिनेशन है तो इसको क्या करते हैं, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इनको अपन एज ए रेजिस्टेंस की तरह ही निकाल सकते हैं. तो आपके पास आप इस कॉन्फ़िगरेशन को कुछ ऐसे रिप्लेस कर सकते हो एंड जो टोटल इफेक्टिव जो इंडक्टेंस आएगा वो L/2 होगा. नाउ दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी. सो आपके पास में जो EQ होगा अपने पास में बेटा जी EQ अपने पास में कितना होगा, अपने पास में हो जाएगा यहां से यहां का पोटेंशियल चाहिए, करंट आपके पास में IT ही पास होगा यहां से. सो मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा जी आपके पास में L/2 DI एज अ फंक्शन ऑफ T बाई dt. एंड नाउ आपके पास में EP बाई EQ. सो आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा जी, EP बाई EQ इज इक्वल टू तो आपके पास में 1/1/2. सो बेसिकली आपके पास में कितना आ गया बेटा जी, 2 आपके पास में आ गया. ओके, नाउ इजी टाइप का क्वेश्चन था बेसिकली, देखा जाए तो इतना भी हार्ड नहीं था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4th. For sound wave, if the number of notes for the 5th harmonic of an open-ended pipe is n,
and that for the nth harmonic for the same pipe with one of this end is closed is m. ओके ओके, तो अपने पास में एक तो ओपन ऑर्गन पाइप है, एक अपने पास में एक साइड से क्लोज है वो ऑर्गन पाइप है। तो अपन बात करेंगे इस बारे में, ध्यान से देखो। अपने पास कुछ ऐसा है कि पहला तो देखो, पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, आप लोग इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हो, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं थी। अपने पास में ऐसा है कि देखो क्लोज ऑर्गन पाइप पे जो आपके पास में नोड्स बनते हैं डिस्प्लेसमेंट के नोड्स अपने पास में कैसे बनते हैं, किनारों पे बनेंगे एंटी नोड, एंड आपके पास में पहला जो बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा। ओके, सो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए आपके पास में ये फर्स्ट हो गया, ये इसे बोल सकते हैं अपन लोग फंडामेंटल। ठीक है, नाउ सेकंड जो अपन बनाएंगे उसमें अपने पास में यहां से बेटा जी एक होकर के टर्म आपके पास में ऐसे आएगी, एंड यहां से ये सेकंड लार्जेस्ट आपके पास। तो बेसिकली इसमें नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए बेटा जी, नंबर ऑफ नोट्स आपके पास में कितने हैं, एक फर्स्ट में एक है, तो आपके पास में सेकंड हार्मोनिक में कितने हुए, दो हुए, तो थर्ड हार्मोनिक में आपके पास तीन होंगे, फोर्थ में फिफ्थ में, तो फिफ्थ में कितने हो जाएंगे बेटा जी, नंबर ऑफ नोट्स तो है ना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा जी, 5 हो जाएगा आपके पास में। ओके, नाउ अभी अपन बात करते हैं बेटा जी नाइन्थ हार्मोनिक। अब ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा सा यहाँ परेशान करेगा, क्योंकि जो आपके पास में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है इसके यहाँ पे नोड बनेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ एंटी नोड ही बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो इवन हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज होती है वो तो मिस होती है बेटा जी, ठीक है। इसमें केवल और केवल अपने पास में कौन सी होती है, ऑड हार्मोनिक्स होती है। सो जैसे फंडामेंटल के सीधा होता है थर्ड बाय फिफ्थ बाय सेवंथ एंड नाइन्थ। सो आपके पास में जैसे मैं बात करूं कि इट्स अ फंडामेंटल, सो आपके पास कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ नोड इज 1, एंड थर्ड हार्मोनिक डायरेक्ट थर्ड हार्मोनिक होगा, इसमें थर्ड हार्मोनिक होगा बिकॉज ऑफ द सेकंड शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी आपके पास में, सॉरी जो सेकंड लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी एक्चुअल में, तो वो आपके पास में होती है इसका जस्ट 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होता है। सो वापस से अपन इसे बनाएंगे तो आपके पास में ये फॉर्मेट बनेगा, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स कितना बेटा जी, नंबर ऑफ नोट्स कितना है, ये थर्ड हार्मोनिक एंड नंबर ऑफ नोट्स आपके पास में 2 है। एंड सिमिलरली आपके पास में फिफ्थ के लिए बनाएंगे, फिफ्थ के लिए आपके पास में कैसा बनेगा बेटा जी, फिफ्थ के लिए आपके पास में बनेगा कुछ, फिफ्थ के पास ये आपके पास बना है बेटा जी फिफ्थ। ओके, यहां से ये आपके पास बन गया बेटा जी फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, नाउ इसमें आप काउंट कर लीजिए बेटा जी कितना आपके पास में, इट्स अ फिफ्थ हार्मोनिक में 1 2 एंड 3। ओके, सो बेसिकली आपके पास में देन सेवंथ में कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ नोट 3 है, सो सेवंथ में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंड सीधा नाइन्थ में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो बेसिकली देखा जाए तो m इज इक्वल टू भी कितना आपके पास में 5 है। सो रेशियो कितना होगा बेटा जी, रेशियो आपके पास में कितना होगा, 1 होगा आपके पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, कंसीडर लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ and mu naught is the permeability of free space and the inductance of the solenoid is। so ये तो बड़ा बेसिक है बेटा जी, इस बारे में तो अपन लोगों ने बहुत बार बात भी की है। नाउ एज अ फॉर्मूला था मुझे, यहाँ से देखो बेटा जी ये आपके पास में रेडियस है, अपन ने निकाला था कि इसके लिए इंडक्टेंस कैसे निकालना, तो अपन सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। फ्लक्स पासेस थ्रू ए कॉइल, सो आपके पास कितना हो जाएगा B इंटू ए। नाउ आपके पास में अपन ये कहते हैं कि भाई फ्लक्स जो है वो करंट के सीधा प्रोपोर्शनल होगा, एंड फ्लक्स जो आपके पास में हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो Li हो जाएगा। सो फ्लक्स एक बार निकालते हैं इसे पास होने वाला, सो मैग्नेटिक फील्ड तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, एंड एरिया आपके पास में इसका कितना हो जाएगा, 1 कॉइल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एंड नंबर ऑफ टर्न्स, तो बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n है, सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज n इंटू एल, एंड यहाँ से आपके पास में n से मल्टीप्लाई करेंगे, सो म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर एंड n इंटू एल, सो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एंड एल एंड आई, सो आपके पास में फ्लक्स हो गया। सो बेसिकली इसे एल और आई के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास में इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एंड एल। सुनो ना, बहुत आसान था, फॉर्मूला किसी को याद है तो उसके लिए तो बहुत इजी गोइंग हो गया। आपके पास में कौन सा आपके पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एंड एल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में था सिक्स्थ क्वेश्चन, दिया है कंसीडर पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन वाज पोजीशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ द टाइम। सो द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज टी। सो इसको मैं एक्स टी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ से आपके पास में हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा,
एंड वैल्यू गिवन है अल्फा इन द डायमेंशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो 1 and beta is 6 and gamma is 5, so x can be written as t square minus 5t sorry this is 6t, the given beta is 6, so 6t plus 5. ना अपने पास में चाहिए एवरेज स्पीड। देखो अभी अपन को एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड के लिए अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन लोग निकाल के लाए क्या स्पीड की तरफ के, तो अपन को डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस और अपन को टाइम चाहिए एक्चुअली। तो कौन सी रेंज में चाहिए, 0 से लेकर के अपन को 6 तक चाहिए। ओके नाउ अभी अपने पास ध्यान से देखो कि बेटा जी पहले तो जब डिस्टेंस निकालने में दिक्कत ये है कि पार्टिकल कहीं ना कहीं आपके पास में क्या होता है, टर्न हो रहा होता है। तो अगर अपने सीधा डिस्प्लेसमेंट की तरफ गए, सीधा सीधा वैल्यू t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 5 अगर पुट किया आपने, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट देगा, जबकि अपन को एक्चुअल में चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए। सो अभी अपन एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि पार्टिकल कहीं रुका भी है कि नहीं रुका है। सो इसका अगर मैं पोजीशन देखूं, कहां पे, t इज इक्वल टू 0 पे, सो अपने पास में कितना हो जाएगा बेटा जी, कितना हो जाएगा 5 मीटर। सो अपन को ये पता लग गया कि ये ओरिजिन से t इज इक्वल टू 0 पर यहां पे है बेटा जी, t इज इक्वल टू 0 पे यहां से कितना दूर है, 5 मीटर दूर है। एंड आपके पास में इसका एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो एक्सेलरेशन आपके वेलोसिटी आपके पास में कितना हो गया, वेलोसिटी आपके पास में कितना है, देखो यहां से पहले तो वेलोसिटी निकाल लो, dx बाई dt कितना हो जाएगा आपके पास में बेटा जी 2t माइनस 3, और देखते हैं कहां पे ये एक्चुअल में रुका है। सो 2t इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया बेटा जी, 2t यहां से आपके पास कितना 6, 2t इज इक्वल टू 6 एंड t इज इक्वल टू कितना बेटा जी 3। तो t इज इक्वल टू 3 पे इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, तब तक को ये लीनियर मोशन में ही आपके पास में मूव करता रहा। तो t इज इक्वल टू 3 पे इसकी पोजीशन देखो, t इज इक्वल टू 3 पे आपके पास में 9 हो जाएगा, 9 माइनस 18 प्लस 5, सो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास में 14 माइनस 18 इज -4। सो एक्चुअल में ये आपके पास में 0,0 है एंड पार्टिकल t इज इक्वल टू 3 पे कितना किधर आ गया बेटा जी, t इज इक्वल टू 3 पे पार्टिकल आपके पास में आ चुका है, कोऑर्डिनेट्स -4,0 पे आ चुका है पार्टिकल। तो बेसिकली आपके पास यहाँ है। देन इसके बाद में इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपके पास में पॉजिटिव है, वो कितना है बेटा जी 2 है। तो अपन को चाहिए 6, तो t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो t इज इक्वल टू 6 पुट कर देता है एक बार को, 6 पे कितना आ जाएगा, 6 पे आपके पास में t इज इक्वल टू 6 पे कितना हो जाएगा, जैसे कि x इज इक्वल टू 3 पे आपके पास -4 है, सिमिलरली t 6 पे आपके पास में कितना 5 है। तो बेसिकली पार्टिकल वापस यहाँ चला जाएगा 5 पे। सो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की बेटा जी, डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है 5 एंड 5 आपके पास में 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 एंड 9 एंड अगेन 9 कितना आपके पास में बेटा जी 18 हो गया। कितना टोटल डिस्टेंस अपने पास हुआ 18। नाउ तो अगर डिस्टेंस 18 है एंड टाइम टेकन इज 6 सेकंड, सो एवरेज स्पीड कैसे बेटा जी दिया जा सकता है, एवरेज स्पीड दिया जा सकता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो पाथ लेंथ है एक्चुअल में, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं अपन लोग, टोटल पाथ लेंथ। नाउ एंड टाइम इंटरवल, नाउ टोटल डिस्टेंस इज 18 एंड टाइम इंटरवल इज 6, सो बेसिकली कितना आ गया आपके पास में 3 मीटर पर सेकेंड। ओके सो थोड़ा सा अपन कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा परेशान करने वाला था, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे इसने पोजीशन 0 पे नहीं रखा, और अगर जब इसने स्पीड की बात करी तो अपन मोस्ट ऑफ बच्चे सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं, और शायद डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑप्शन सेटअप किया गया हो। ठीक है, जो भी है, अभी अपने लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा जी 3rd। ओके नाउ नेक्स्ट अपने पास में कौन सा है, कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज यूरेनियम है, थोरियम और हीलियम में ये ब्रेक हुआ, द मासेस न्यूक्लियस मासेस आपके पास में गिवन है रेस्पेक्टिवली, क्यू द वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज किलो इलेक्ट्रॉन। ओके थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि अपन जनरली मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालते हैं एंड 1 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। बोला है कि जो 1 AMU है उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अपन एक्चुअल में निकालते हैं कि मास डिफेक्ट हुआ कितना एक्चुअल। तो मास डिफेक्ट आपके पास में ये एक तो आपके पास में मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट, सो आपके पास में कितना हो गया 238 मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ हीलियम, सो आपके पास में ये आ जाएगा डेल्टा M। यहां से आपके पास में कितना 238.050
माइनस यहाँ से बेटा जी कितना हो जाएगा 234.043 प्लस यहाँ से हो गया प्लस एंड आपके पास में कितना हो गया 4.03 इज इक्वल टू डेल्टा ना। अभी अपने पास में यहाँ से कितना बेटा जी, यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 4 एंड 43 है एंड 50 है, सो 0.0 और आपके पास में कितना हो जाएगा 0.7 माइनस ये आपके पास में हो जाएगा 4.003 इज डेल्टा एम एंड आपके पास में हो जाएगा 0.004 इज इक्वल टू डेल्टा एम। सो अपने पास में इतना मास डिफेक्ट हुआ, तो मास डिफेक्ट इतना हुआ तो 1 MU से इतना है। सो आपके पास में जो एनर्जी होगी वो डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में होगा एंड 0.004 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। नाउ इसको चाहिए किलो इलेक्ट्रोवोल्ट में, सो अपन क्या करते हैं कि किलो इलेक्ट्रोवोल्ट में, सो बेसिकली आपके पास में 10⁻⁶ है और ये नीचे 10⁻3, तो 4 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, सॉरी मेगा नहीं किलो में अपन कन्वर्ट कर चुके हैं अब। सो आपके पास में किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। नाउ 931.5 एंड 4 आपके पास में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कौन सा मिल जाएगा 3726 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। दैट्स योर आंसर इज फर्स्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ा सा आपके पास में थोड़ी कैलकुलेशन है और इतना तो देगा बेटा जी। नाउ a beam of light fall on metal surface so that the photoelectrons are generated if the power of light source started decreasing linearly. okay power is decreasing, time के साथ में power जो है वो linearly decrease हो रहा है। okay, then the variation of the photocurrent I and the magnitude of the stopping potential V with the time is the best represented by. okay, so basically अपन को क्या क्या निकालना है, देखो अपने पास में है कि पावर डिक्रीज हो रहा है तो इसके बारे में अपन देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ। जैसे आपने नाम सुना हो क्वांटम एफिशिएंसी, तो क्वांटम एफिशिएंसी जो अपन टर्म निकालते हैं कि क्वांटम एफिशिएंसी किसी मेटल के लिए ऐसा होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो उस पर इंसिडेंट होते हैं एंड वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर पाते हैं। जैसे लेट सपोज आपके पास में किसी सोर्स की पावर कितनी है, P है। अगर सोर्स की पावर आपके पास P है तो लेट सपोज कि T टाइम में इसने कितनी एनर्जी रेडिएट की है इतनी, एंड इसे अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स पे लिखना चाहिए तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे NPH एंड एक फोटॉन की जो एनर्जी आपके पास इतना है, तो मैं कह सकता हूँ कि T टाइम में इसने कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट किए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इसने एमिट किए बेटा जी PT लैम्डा अपॉन H एंड C। यस और नो, सही है आपके पास में ना। अभी अपने पास में कि क्वांटम एफिशिएंसी के फॉर्मेट में इसको ले जाके पुट करेंगे तो ईटा एंड NP दैट मींस P लैम्डा T अपॉन HC इज इक्वल टू NE। इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास में तो ये बेसिकली चार्ज हो गया एंड चार्ज पर सेकंड इज इक्वल टू आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा जी फोटो करंट हो जाएगा, जो कि आपके पास में कितना हो गया P ईटा E लैम्डा अपॉन H एंड C। तो मुझे यहां दिख रहा है कि आपके पास में प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ में है बेटा जी, पावर के साथ में है। एंड सिंपल सी बात है कि अगर आप पावर टाइम के साथ में कम कर रहे हो सो बेसिकली उस पे नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड जो उस पे जो इंसिडेंट हो रहे थे उनकी थोड़ी सी काउंटिंग कम होती जा रही। तो फोटो करंट इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई कितने फोटोन्स आपके पास में इंसिडेंट हो रहे हैं। ऐसा ही तो अपन लेते हैं कि भाई कितने फोटोन्स आपके पास में आ रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, उतने ही आपके पास में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होकर के जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के जो आपके पास में काउंटिंग है वो मैटर करती है। सो अपन कह सकते हैं कि वो भी इसके साथ में डिक्रीज होगा। सो आपके पास में ऑप्शन सेकंड है और फर्स्ट ऑप्शन है। सो अपन इसके उसकी तरफ जाएंगे। नाउ आपके पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि करंट कितना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इस बात पे डिपेंड करता है अपने पास कि जो मैक्सिमम एनर्जी का, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है कि मैक्सिमम एनर्जी का जो फोटोन है इलेक्ट्रॉन है उसे रोकने के लिए, तो मैक्स टू मैक्स एनर्जी के फोटोन्स को अपन को रोकना है इलेक्ट्रॉन को। नाउ आपके ने फ्रीक्वेंसी के साथ में कोई चेंजेस नहीं किया, केवल और केवल पावर के साथ में, मतलब फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द सोर्स एंड सोर्स आपके पास रिमेन सेम है। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो पहले आ रहा था वो ही अभी आ रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास सेम होगा, तो अपन जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। ओके, नाउ अभी आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, आपके पास में है 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स PQS, each of the capacitance C are connected to a battery of a voltage V as used in the figure. If the energy stored in the capacitor P and the total
स्टोर इज अ सिस्टम। ओके, आपको चाहिए पी एंड इन द टोटल सिस्टम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले तो देखो मैं मान लेता हूँ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, तो कैपेसिटेंस कितना रहा होगा, सी 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 रहा होगा। देन आपके पास में सी बाई टू हो गया और सी हो गया, तो सी इक्विवेलेंट आपके पास में कितना हो गया बेटा जी, कितना हो गया आपके पास में हो गया 3C/2। एंड आपके पास में ये बैटरी है अपने पास में, तो अपन को पता है कि भाई चार्ज कितना एमिट होगा, Q इज इक्वल टू CV, तो आपके पास में आ जाएगा 3CV/2। ना अपन को पता है कि जो जो टोटल कैपेसिटर्स होते हैं उनमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो जो बैटरी वर्क करती है उसका हाफ ही तो होता है। देखो आपके पास में दो तरीके हैं, आप या तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकाल सकते हो कि कितना स्टोर्ड है कंप्लीट में, फर्स्ट पी क्यू एंड जो एस है इनमें स्टोर्ड है। मैं ऐसा कर सकता हूं कि जैसे वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा बेटा जी, वर्क डन बाय बैटरी होगा किसी इस चार्ज को, इसी चार्ज को इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लाने में जो किया गया वर्क है। सो बेसिकली चार्ज को यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस जंप कराने के लिए तो जो वर्क होगा वही तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, और यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट कौन है, बैटरी। सो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू Q एंड V। सो 3/2 आपके पास कितना हो गया, 3/2 एंड ये हो गया आपके पास में CV²। तो ये तो वर्क डन बाय बैटरी है एंड इसका हाफ अपने पास में किस में स्टोर हो जाता है, हाफ स्टोर हो जाता है किसमें, कंप्लीट बैटरीज में। सो बेसिकली अपन एफिशिएंसी जब निकालते थे आपके पास तो 50% ही आती थी एक्चुअली। तो आपके पास में कितना हो गया, तो टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी बेटा जी वो है 3/4CV²। बढ़िया, एक काम आसान हो गया। अब केवल मुझे पी के बारे में सोचना, तो पी के बारे में सोचा जा सकता है, यहां से इसका निकाला जा सकता है। तो आपके पास में कितना हो गया, देखो अपन को पता लग गया कि टोटल जो चार्ज यहां से जहां से फ्लो होगा वो आपके पास कितना होगा बेटा जी, सीवी होगा। और सीवी आपके पास में है कितना, कितना है सीवी अपने पास, सीवी अपने पास है बेटा जी 3CV/2। नाउ अभी आपके पास में जो चार्ज होता है वो उधर की तरफ जाएगा जिधर आपके पास में कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, तो आपके पास में इधर की तरफ इधर की तरफ तो आपके पास में कितना है Q, तो इधर C है, इधर C/2 है अपने पास, तो आपके पास में क्या होगा, इधर की तरफ डबल जाएगा। तो अपन कह सकते हैं, अपन ध्यान से देखो, चलो अपन बिल्कुल बेसिक से करते हैं, Q1 एंड Q2। तो अपन को पता है एक बात ये तो पता ही है कि Q1 प्लस Q2 आपके पास में क्या होगा, Q तो होगा ही, एक इक्वेशन तो अपने पास यहीं से मिल गई, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, Q हो गया। ठीक है, देन सेकंड इक्वेशन आपके पास में Q इज इक्वल टू जो CV होता है बेटा जी, तो V तो आपके पास में दोनों के अबाउट बराबर है, इक्वल है, इसको एक ही कैपेसिटर C/2 कर लेते हैं अपन लोग। सो आपके पास में Q1/Q2 इस रेशियो पे डिपेंड करेंगे कि C1/C2 कितना है। सो आपके पास में C1 इज C/2 एंड दिस इज C, सो आपके पास में 1/2, तो 2Q1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा जी, Q2। सो Q2 की जगह रखेंगे, सो 3Q1 बाई आपके पास में कितना हो गया बेटा जी, Q1 इज इक्वल टू Q/3 एंड Q आपके पास में कितना, तो आपके पास में हो जाएगा बेटा जी कितना, CV/2। नाउ अभी इसमें स्टोर्ड एनर्जी की बात करनी है, इसमें स्टोर्ड एनर्जी की बात करें तो आपके पास में कितना हो जाएगा, Q²/2C। तो इस पे बेसिकली इसके अंदर जो चार्ज है, चार्ज तो आपके पास में सीरीज में दोनों में बराबर आएगा एंड आपके पास में कितना हो गया बेटा जी, Q1 दैट मीन्स आपके पास में हो गया C²V²/4 एंड आपके पास में हो गया 2 एंड C, तो CV²/8। ना आपके पास में एनर्जी P हो गया, सो UP/UT इसने पूछा है, UP कितना हो गया बेटा, CV²/8 एंड यहाँ से हो गया 3CV² एंड 4। सो आपके पास कितना हो गया बेटा जी, 1/6 आपके पास में करेक्ट आंसर है। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन तो अपने पास बहुत थे बेटा जी, ऐसी बात नहीं है, तो ठीक है, इजी गोइंग रहा। नाउ नेक्स्ट अपने पास में बेटा जी, वाटर फ्लो इन ए स्ट्रीमलाइन मोशन through a horizontal pipe of a circular cross section as shown in a figure, the pressure difference of water between P and Q। now P पॉइंट पे जो प्रेशर डिफरेंस है, सो इसने दिया है कि प्रेशर डिफरेंस है P एंड आपके पास में जो Q है, तो आपके पास कितना बेटा जी, 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ऐसा यूनिट्स में गिवन है। नाउ द क्रॉस सेक्शनल एरिया P पे आपके पास में 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो मैं बात कर सकता हूँ कि यहाँ का एरिया आपका, अगर आपके पास में A है तो यहाँ का एरिया आपके पास में कितना है, 2A हो गया, और A आपके पास में बात कर सकता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, काम में लेंगे जब भी जरूरत पड़ी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू द पाइप इज, ओके, वो कहीं से भी निकाल सकते हो रेट ऑफ फ्लो, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो तो आपके पास में क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू आउट द कंप्लीट पाइप सेम रहेगा, ठीक है, रिमेन सेम। सो पॉइंट P पे निकालना चाहो, पॉइंट P पे निकालिए, पॉइंट Q पे निकालना चाहिए, पॉइंट Q पे निकालिए, कोई आपके पास इस पे इशू नहीं है। मैं एक काम ये करता हूँ, प्रेशर डिफरेंस मेरे पास में है और मैं ये
टर्म आपके पास वेलोसिटी वाला लगा करके मैं वेलोसिटी, मुझे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एक जगह वेलोसिटी निकाल लेता हूँ ना। देखो दोनों के दोनों आपके पास में मैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिया हूँ, सो आपके पास में ये भी एच होगा एंड ये भी आपके पास में क्या होगा, एच होगा, एंड अपने पास लाइन बनाई हुई है। सो आपके पास कितना हो जाएगा, पी पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी पी का स्क्वायर एंड पी क्यू प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी क्यू का स्क्वायर। ना अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, एंड पी पी माइनस पी क्यू अपने पास में कितना दिया बेटा जी, कितना दिया आपके पास में, इधर से हो गया हाफ रो वी क्यू का स्क्वायर एंड वी पी का स्क्वायर, कितना है बेटा जी 15 है, 15 इंटू 2 कर लीजिए, तो आपके पास में रो एंड वी क्यू स्क्वायर माइनस वी पी का स्क्वायर। ना वेलोसिटी का जो रेशियो होगा बेटा जी आपके पास में अपन को पता है वी पी इंटू ए, जो कि आपके पास में 2a है, एंड आपके पास में कितना है a एंड वी क्यू। सो अपने पास में कितना हो गया, आप किसी भी एक को रिप्लेस कर सकते हो, जैसे मैं वी क्यू को रिप्लेस करूं तो 2vp हुआ नहीं हुआ, तो 2vp अपन यहाँ से ले सकते हैं 15 इंटू 2, सो इज इक्वल टू रो इज 10 द पावर 3 इज अ वाटर, सो 10 द पावर 3 इन SI यूनिट, एंड q की जगह अपन ले सकते हैं 4vp स्क्वायर माइनस vp का स्क्वायर। नाउ 30 10 द पावर 3 यहाँ से हो गया बेटा जी 3 एंड vp का स्क्वायर। नाउ यहाँ से आपके पास में आ गया बेटा जी कितना 10, एंड अपने पास में यहाँ से गया बेटा जी 1, सो आपके पास में 1/100 एंड vp इज इक्वल टू 1/10 मीटर पर सेकेंड। नाउ आपने पास में चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे निकालो, तो मैं p पॉइंट पे निकाल सकता हूँ, p पॉइंट पे आपके पास कितना हो जाएगा vp एंड एरिया एट a पॉइंट इज 2a, सो 1/10 इज अ मीटर पर सेकेंड एरिया एंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड एरिया इज 220, एंड आपके पास में कितना आ गया बेटा जी, कितना आ गया आपके पास में एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इज दिस मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो ये मीटर पर सेकंड है, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड आपके पास मिल जाएगा। सो आपके पास में कितना हो गया, यहाँ से आपके पास में गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सो ये आपके पास में वॉल्यूम फ्लो रेट है, किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए थ्रू आउट द कंप्लीट पाइप। ओके, सो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर होगा फोर्थ। ओके, सो थोड़ा सा लेंदी कह सकते हो, लेकिन ठीक है, होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, करंट आई नॉट फ्लो थ्रू ए मेटेलिक circular loop of radius r as shown in the figure. The resistance of the segment ABC is half of the resistance of ADC. ठीक है, इसका अगर रेजिस्टेंस में 2R मान लेता हूँ, तो इसका रेजिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर, देखो इसने जो आपके पास में होता है कि यूनिफॉर्म आपके पास में कोई वायर है, जैसे कोई भी सिंपल सा वायर ले लो एंड इसके एक पॉइंट से करंट को एंटर करवाए, दूसरे पॉइंट से अपन करंट को बाहर निकालते हैं, तो अपन जनरली ये मिलता है कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया है कि दोनों जो सेगमेंट है, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला जो सेगमेंट है अपने पास में, ये क्या हुआ, इसने कर दिए अलग अलग रेजिस्टेंस के साथ में किया, तो करंट का जो आपके पास से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी अपने पास थोड़ा थोड़ा अलग होगा। तो इसमें देखो जीरो, तो एक बात तो ये है कि ऑप्शन अगर जीरो होता तो परेशान होते बच्चे, जीरो की तरफ जाते हैं, लेकिन ठीक है ऑप्शन जीरो भी नहीं था, तो अपन को इस बारे में सोचना चाहिए। तो देखो पहला काम तो अपन ये कर सकते हैं कि देखो इसकी वजह से आपके पास में इधर की तरफ करंट फ्लो होगा, सो लेट I1 एंड लेट I2। मुझे ये पता है कि I1 प्लस I2 आपके पास में कितना होगा बेटा जी, I0 होगा, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। एंड इसको अगर मैं आराम से बनाना चाहूं तो देखो ये आपके पास में कुछ रेजिस्टेंस होगा ऐसा, एंड ये कुछ रेजिस्टेंस होगा ऐसा, एंड दिस इज 2R, दिस इज R, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। सो इसमें जो करंट होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बेटा जी, पोटेंशियल के जो रेजिस्टेंस के इनवर्ट, सो I0 आपके पास हो गया। सो आपके पास में इधर की तरफ कितना जाएगा, आपके पास इधर की तरफ आपके पास में 3 है, तो 1/3 इधर, सॉरी 2/3 इधर जाएगा आपके पास में, सो अपन कह सकते हैं 2I0/3 इधर जाएगा एंड I0/3 किधर जाएगा बेटा जी, इधर की तरफ जाएगा। यस और नो, ये डिस्ट्रीब्यूशन अपन कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हो, रेशियो निकाल के इसमें पुट करके अपन आराम से कर सकते हैं। अब देखो अपने पास में एक सेमी सर्कुलर जो आपके पास आर्क है, जो करंट कैरिंग जो वायर है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है आपके पास में, देखो कंप्लीट की वजह से आपके पास आता है μ0I/2R एंड n इज नंबर ऑफ सेगमेंट। सो बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट सेगमेंट तो गिवन नहीं है, कंप्लीट होता तो मैं 1 लेता, एंड यहाँ पे केवल और केवल सेमी सर्कुलर वन साइडेड की वजह से मैं निकाल रहा हूँ। सो आपके पास में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो आपके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो μ0I/4R होगा। देखो ध्यान से, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वाले सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा,
इनवर्ट, एंड इधर की तरफ से जो होगा आउटवर्ड होगा। तो अपन बात करते हैं पहले इसकी वजह से, बात करते हैं कौन से सेगमेंट की वजह से। अपन लेते हैं ए डी सी, ये वाला सेगमेंट देते हैं ना। आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा जी कितना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इज करंट इज आई नॉट बाई 3। सो आपके पास में 12 आर हो गया एंड माइनस ऑफ के। नाउ सेगमेंट जो गिवन है कौन सा बेटा जी, ए बी सी। ए बी सी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे वो होगा म्यू नॉट, एंड आपके पास में हो जाएगा बेटा जी 2I0/3। कितना हो जाएगा, 2I0/3। सो 12 आर अलोंग द के कैप। सो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में आउटवर्ड थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू डाउनवर्ड। सो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा बी नेट एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, सो म्यू नॉट आई नॉट बाई 12 आर, ओ सॉरी 12 आर along the k cap. That's your answer. So first option is correct. Okay, तो इधर की तरफ ज्यादा चले गए, खैर ठीक है, होना चाहिए था, या फिर अगर लग रहा है कि हाँ ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने नहीं किए तो छोड़ के भी आगे बढ़ना चाहिए था। ऐसा 45 कौन से अपन को ही करने पड़ा। Now then next question, in the measurement of viscosity of liquid using the terminal velocity experiment, spherical balls of same radius but having the different densities are used, the variation of the terminal velocity. So terminal velocity अपने पास में कितना हो गया बेटा जी, terminal velocity आपके पास लिखा जा सकता है 9 eta r square sigma minus rho and g। इसने पूछा है कि टर्मिनल वेलोसिटी का किसके साथ में, सिग्मा बाई रो के साथ में। सो v इज इक्वल टू 2 r स्क्वायर, यहाँ से कितना बेटा जी रो g 9 eta, एंड आपके पास में सिग्मा बाई रो माइनस 1। सो अपन कह सकते हैं y एक्सिस पे है या आपके पास में कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। सो c नॉट, एंड आपके पास में ये हो गया x एक्सिस पे तो x माइनस 1। सो आपके पास में कितना आ गया बेटा जी, c नॉट x माइनस c नॉट। सो अपन जा सकते हैं किधर की तरफ, कौन सा वाला आपके पास। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें अपन बात कर सकते हैं इंटरसेक्शन नेगेटिव होगा, स्लोप आपके पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव तो बेसिकली इसमें है स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन नेगेटिव आपके पास इसमें है, उसमें ध्यान से देखिएगा, ये नहीं हो सकता। एंड एक और बात बोलिए कि 1 पे सिग्मा, इसके रेशियो 1 पे आपके पास में टर्मिनल वेलोसिटी 0 होगी। तो देखो आपके पास में 1 पे 1 0 एंड टर्मिनल वेलोसिटी 0 होगी। आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा जी, आपके पास हो गया कौन सा, 12 का फर्स्ट। Now, next is two planets P1, P2 of equal masses having the radii R1, R2 respectively R1 by R2. R1 by R2 is given 2. Okay. Now the escape speed P1, P2, V1. Okay, planet P1 और P2 पे जो escape speed है V1, V2 है respectively, then V2. देखो V is equal to आप लोग क्या लिख सकते हो, √2GR। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो आपके पास G है ये खुद डिपेंडेंट है किस पे, 2GME अपॉन RE का स्क्वायर होता है, ओके, एंड ये आपके पास में RE होता है। तो अपने पास में कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू, यहाँ से एक गया आपके पास में, मासेस सेम बोले हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। सो प्रोपोर्शनलिटी की बात करिए तो √RE हो जाएगा अपने पास में। तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू √R2 बाई R1, R2 बाई R1 इज 1 बाई √2। सो आपके पास में V1 बाई V2 is 1 by √2, so V2 by V1 is √2. So third option number third is correct. Okay. Now next अपने पास में कौन सा बेटा जी, in a solar system the time period of a revolution of a planet tracing a circular orbit of radius r is proportional to r⁵ बेटा जी, इसमें कोई नया नहीं है, आप लोग सब जानते हो। Now next है two infinitely long parallel conducting wire A and B carry conducting currents I and 2I respectively in the same direction. Okay. Now the wire A has a uniform mass unit length lambda and lies on the insulated floor. The wire B is kept fixed at a height of h above the floor, the minimum magnitude of h, so that the wire A does not rise from the floor. तो बेसिकली मिनिमम कि राइज ना हो फ्लोर से। तो एक को तो अपन ने कहाँ रखा बेटा जी, फ्लोर पे रखा है, ठीक है। तो आपके पास में क्या है कि इसे तो इस लाइट ए को फ्लोर पे रखा है, एंड आपके पास ए में करंट कितना है बेटा जी, आई है, एंड बी को एच हाइट बाद रखा है, एंड सेम डायरेक्शन में करंट है जो कि कितना है 2I है, एंड दिस इज बी।
नेक्स्ट बोला गया डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर इज, ओके, फ्लोर से राइज ना हो, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए जस्ट लिफ्ट अप वाली कंडीशन लगा देते हैं। तो देखो अपन क्या करते हैं, एक छोटे से एलिमेंट पे अपन लोग फोर्स लगाते हैं। देखो छोटे से एलिमेंट पे जो दो पैरेलल होते हैं, पैरेलल आपके पास में, वो अट्रैक्शन लगाएगा इधर की तरफ, कितना लगाया बेटा जी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 2 पाई, एंड जो हाइट आपके पास में है कितनी है बेटा जी, हाइट कितनी है, h, और यहां से हो जाएगा dl इज df, ओके। देन आपके पास में नीचे की तरफ लग रहा होगा dmg, एंड जस्ट लिफ्ट अप वाली कंडीशन है कि दोनों के दोनों इक्वल हो जाए, I1 I2, सो आपके पास में कितना हो गया 2I स्क्वायर, एंड आपके पास में हो गया dl, यहां से हो गया 2 पाई h dm, dm दैट मींस मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा एंड मल्टीप्लाई बाय dl, सो ये dm हो गया एंड g, सो dl से dl आपके पास कैंसिल आउट हो गया, एंड अपन को h चाहिए, तो h के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, h इज इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन पाई लैम्डा एंड g, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास में, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट अपने पास में है बेटा जी एन आइडियल जेनर डायोड विद ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द -3 इज रिवर्स बाइस्ड, ओके। तो जेनर आपके पास में रिवर्स बाइस्ड है ऑपरेटिंग कंडीशन में, द नेगेटिव इनपुट वोल्टेज इज -5 वोल्टेज, ओके, ठीक है। सो आपके पास में द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज डिफरेंस इज पॉइंट ए एंड बी, देखो सिंपल है, आपके पास में नेगेटिव है तो इधर की तरफ से देखा जाएगा तो इनपुट आपके पास में 5 वोल्टेज हो गया, एंड इसके अबाउट आपके पास में कितना 3 वोल्टेज, सो बेसिकली ए एंड बी के अबाउट कितना हो गया आपके पास में 2 वोल्टेज आपका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in an adiabatic expansion the temperature of 1 mole of an ideal monatomic, okay, monatomic के लिए गामा दे दिया है, decreases from 60 Kelvin to 50 Kelvin, the work done by the gas in the process, so work done by gas in adiabatic process is P final minus P initial upon 1 minus गामा। नाउ प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में जानकारी नहीं है, सो अपन लोग सिंपली लिख सकते हैं कि nRT final minus T इनिशियल, एंड एन आपके पास में 1 मोल, एन आर की वैल्यू 8.3 इसने दिया है, देन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज 50 माइनस 50 इज फाइनल एंड 60 इज इनिशियल, 1 माइनस गामा, गामा इज 5/3, एंड आपके पास में कितना हो गया बेटा जी, यहाँ से हो गया 10, सो यहाँ से आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे ऊपर की तरफ बचेगा 8.3, 3 इंटू 10/2, सो आपके पास में कितना आ गया बेटा जी 83 and 3 and by 2, so 1.5, सो आपके पास में मल्टीप्लाई हो करके आपके पास में 83 and 1.5, सो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा जी, ये लगभग आपके पास में 120/22 के आसपास होगा, ठीक है। सो कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, ये आपके पास में रहा। नाउ नेक्स्ट इज ए रे ऑफ लाइट with wavelength lambda is incident on 3 different photoelectric cells namely 1, 2 and 3. The threshold wavelength of these photoelectric cells are lambda 1, lambda 2, lambda 3. तो बेसिकली अपने पास में क्या है कि ये इनके जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, तो अपन को अगर यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, इसके लिए जरूरी है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसके लिए जो वेवलेंथ होगा वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से तो कम ही होना चाहिए एक्चुअली, तो ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग रेस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दीज सेल्स आर V1, V2 एंड V3 रेस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन द लैम्डा एंड ओके, लैम्डा आपके पास में क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा 1, ओके, दिया है। अब देखो अपने पास में जो लैम्डा है, इंसिडेंट रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो एक्चुअली फर्स्ट वाले के थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो बेसिकली ये तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं करवा पाएगा। इलेक्ट्रॉन एमिट करवाने के लिए मस्ट इलेक्ट्रॉन हो, इसके लिए जरूरी है कि जो लैम्डा है, जो इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ है, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से एटलीस्ट कम हो, ओके। लेकिन कम होने के बावजूद ये पता नहीं है कि अपने पास होगा ही होगा, ये भी कोई श्योर नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, उसके बाद क्या ही चांसेस है। सो बेसिकली पहले में तो आपके पास एमिट ही नहीं हो रहा, तो आपके पास पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तो आपके पास 0 ही हो जाएगा, तो आपके पास 0 के लिए तो 2 ही ऑप्शन है ना। फिर दिया आपके पास में लैम्डा इज लेस देन लैम्डा 2, तो बेसिकली ये एमिशन करवाएगा, एंड लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन लैम्डा 3, सो बेसिकली ये आपके पास में फास्ट इलेक्ट्रॉन से एमिट करेगा, एंड फास्ट इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो इसे आपके पास रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो थोड़ा सा हाई होगा, सो आपके पास में V3 इज ग्रेटर देन V2,
और अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिलेट भी करना चाहे तो अपने पास में काइनेटिक एनर्जी मैक्स की जगह तो अपन इस टर्म को लिखते हैं बेटा जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू EV, ऐसा अपन ऐसे करके तो लिखते हैं ना। तो बेसिकली आपके पास में काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस में निकलेगी, ये वाला जो फोटोन आपके पास में हाईली एनर्जेटिक फोटोन है, तो इससे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, उसका जो स्पीड होगा वो एज कंपेयर टू सेकंड वन इससे तो ज्यादा ही होगा। तो बेसिकली आपके पास में वोल्टेज उसे रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए वो आपके पास ये होगा। और अपन ये भी कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो थर्ड वाले में ज्यादा होगी। सो इज क्लियर है जब फर्स्ट वन। नाउ आपके पास में नेक्स्ट है फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ 20 इलेक्ट्रोवोल्ट, एनर्जी move in a free space, the ratio of the linear momentum of a electron Pe to that of photon Ph and P, ओके ठीक है Ph and P का जो रेशियो चाहिए अपन को बात कर सकते हैं ना, ठीक है। तो जो मोमेंटम है एक्चुअली बेटा जी, मोमेंटम में क्या है कि जैसे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं एज अ पार्टिकल हाफ एम वी ई का स्क्वायर, यस और नो, एंड यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा, हाफ एम वी ई मोमेंटम हो गया एंड दिस इज वी का स्क्वायर। सो आपके पास में Pe हो गया, सॉरी गाइस, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात है ना। तो आपके पास में बोला गया है कि ईच ऑफ एनर्जी, तो ठीक है एनर्जी आपके पास में दोनों के पास बराबर है, सो E इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा Pe एंड यहाँ से आपके पास में कितना हो गया बेटा जी, Pe एंड यहाँ हो गया आपके पास में V बाई 2। सो आपके पास में हो गया 2E बाई V इज इक्वल टू Pe। नाउ फोटोन की बात करनी है, देखो फोटोन का आपके पास में एनर्जी कैसे लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। सो आपके पास में MC इज मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड दिस इज C। सो आपके पास में कितना हो गया बेटा जी, आपके पास में हो चुका है P ऑफ फोटोन एंड C, ये आपके पास में E हो गया, तो E बाई C इज इक्वल टू, नाउ इनका रेशियो चाहिए Pe बाई PH, एंड ये कितना होगा आपके पास, ये होगा आपके पास बेटा जी 2E बाई V एंड E एंड C। सो अपने पास कैंसिल आउट होगा, 2C बाई V आ गया। नाउ स्टिल अपन को जरूरत है किस चीज की, स्पीड की जरूरत है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है जिससे मूव कर रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट आप ये ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन ये ले सकते हो, तो कहाँ से लेके आए, तो ये अपन ला सकते हैं, जैसे कि एनर्जी आपके पास में गिवन ही थी, तो मैं यहाँ से फर्स्ट रिलेशन की तरफ जा सकता हूँ, जैसे 20 इलेक्ट्रोवोल्ट दैट मीन्स 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19, एंड आपके पास में हाफ एम मास आपके पास कितना गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10 द पावर माइनस ऑफ 31, एंड आपके पास हो गया V स्क्वायर। सो यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा बेटा जी, 10 द पावर माइनस ऑफ 12 आ जाएगा, एंड इधर की तरफ आपके पास हो जाएगा 40, 0 उधर चला गया 16, 9 नीचे आ गया एंड 10 द पावर 12 ऊपर आ गया, एंड इसका रूट आपके पास में हो गया V। सो V इज इक्वल टू हो गया 2 एंड 4, सो बेसिकली आपके पास में आ गया 8 बाई 3 इंटू 10 द पावर 6, ये आपके पास में कितना हो गया बेटा जी, V आ गया। नाउ आपके पास में स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 द पावर 8, ओके मीटर पर सेकेंड, एंड ये भी आपके पास मीटर पर सेकेंड में ही है, अपन ने इसको इलेक्ट्रोवोल्ट को कन्वर्ट कर लिया था, 8/3, सो 8/3 एंड 10 द पावर 6। नाउ आपके पास में यहाँ पे 100 हो गया बेटा जी, ऊपर की तरफ 9 हो गया, सो आपके पास में 9/4, ठीक है, सो 9 एंड आपके पास में हो गया 4, एंड अपने पास कितना बेटा जी 900, सो आपके पास में कितना हो गया 450/2, सो 225, दैट्स योर आंसर। नाउ आपके पास में 225 इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, इंडेक्स करेक्शन, ठीक है बेटा जी। इंडेक्स करेक्शन का ऐसा है आपके पास में, अपन लोग जो मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर यूजिंग मीटर ब्रिज, तो देखो मेजरमेंट ऑफ ब्रिज में है आपके पास में, यहाँ पे जो एरर आता है वो होता है बेटा जी एंड रेजिस्टेंस, एंड एंड रेजिस्टेंस को अपन एवरेजिंग कर करके अपन मैनेज कर लेते हैं, तो इसमें तो इंडेक्स करेक्शन इस्तेमाल नहीं होता है। मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसमें भी नहीं होता है बेटा जी। मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ, हाँ मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ हम लेंसेज में, ऑप्टिकल बेंचेज में इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो करेक्ट अपन एडजस्टमेंट नहीं कर पाते एक्चुअल में जो आपके पास में होता है, अपन यहाँ से इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको अपन सही रेंज नहीं कर पाते, इसी के लिए अपन लोग इंडेक्स करेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है इसके लिए। मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज यूनिट इन रेजोनेंस ट्यूब, तो इसके लिए एंड करेक्शन का इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली अपन, ठीक है। तो आपके पास में जो इंडेक्स करेक्शन है उसके लिए आपके पास में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज ए
unit positive point charge is taken slowly through an infinitesimally thin tube, okay, and inside a charged dielectric sphere of the radius r having the uniform positive charge, density is rho as shown in the figure. The initial and the final position of the charges are marked as in point A and B at the distance of 2r and the 3r from the center of the sphere. In this process, the magnitude of the total work done on the point charges is rho. Okay, now अपने को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो वर्क डन है उसके बारे में जानकारी चाहिए और रो की टर्म में आंसर निकालना। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट्स अपन बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। इसके लिए अपन को जरूरत होनी चाहिए भाई पोटेंशियल आपके पास में ए पे कितना होगा, पोटेंशियल ए पे कितना हो जाएगा बेटा जी, एज अ आउटर पॉइंट पे स्टेबलाइज कर रखा है तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज के क्यू बाई 2r एंड बी पे आपके पास में कितना बेटा जी के क्यू बाई 3r। नाउ आपके पास में जो पोटेंशियल है फाइनल माइनस इनिशियल कैसे भी ले सकते हो, बेसिकली इसने तो मैग्नीट्यूड के बारे में ही बात की है। नाउ आपके पास में पोटेंशियल हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय चार्ज कर देंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा एनर्जी हो जाएगी जो कि आपके पास में टोटल वर्क डन आ जाएगा। नाउ पोटेंशियल आपके पास में कितना हो गया के क्यू बाई 3r माइनस के क्यू बाई 2r कितना हो गया के क्यू बाई आर 1/3 एंड आपके पास कितना हो गया -1/6 हो गया। सो बेसिकली अपन को तो चार्ज मैग्नीट्यूड ही चाहिए तो आपके पास लिख सकते हो अपन 6r। देखो क्यू आपके रो को लिखना है तो आपके पास में क्यू अपॉन वॉल्यूम तो पूरे वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है क्यों, क्योंकि आपके पास में डाइलेक्ट्रिक पॉजिटिवली चार्ज हैविंग ए यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज डेंसिटी एज शोन इन द फिगर आपके पास गिवन है, ठीक है। सो आपके पास में 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ आपके पास में कितना हो गया, क्योंकि जगह पर लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब रो इज इक्वल टू क्यू। सो रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो के की जगह तो आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आपके पास में आ गया 6r एंड यहाँ से आपके पास में 4/3 सो 4 एंड यहाँ पे आपके पास 3 पाई आर क्यूब एंड रो। नाउ 4 पाई से 4 पाई आपके पास में गया एंड आपके पास में कितना हो गया r स्क्वायर आ गया। सो रो r स्क्वायर बाई 18 एंड एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आपके पास में आ गया और बेसिकली इसने यूनिट चार्ज बोला था, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास में तो ये आपके तो अभी तो आपके पास में पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है एंड पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपके पास में आ जाएगा यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इनटू चार्ज, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो एंड इट्स ए यूनिट चार्ज। सो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा जी, आपका आंसर हो जाएगा रो r स्क्वायर बाई 18 एप्सिलॉन नॉट एंड आपका n का जो टर्म चाहिए था वो आपका कितना हो गया 18 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आसान था बेटा जी वैसे, लेकिन थोड़ा सा अपन कह सकते हैं लेंथी टाइप का था ही था। नाउ कंसीडर 3 मीडिया p q r विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 1.25 1.5 रेस्पेक्टिवली। द मीडिया q, ओके q इज हेयर, सो आपके पास में इसे क्लोज कर देते हैं। नाउ ऑपरेटर हमारे भूल गए हैं, खैर 1.1 1.25 1.5 ऐसे होते हैं centimeter is placed between the extended media P R. Now, as shows in the figure, an object O is placed at the center of the media Q. Okay, यहाँ पे आपके पास रखा हुआ है एग्जैक्ट सेंटर पे। तो आपके पास में कितना बेटा जी 5/2 सेंटीमीटर, कितना आपके पास में बेटा 5/2 सेंटीमीटर डेप्थ में रखा हुआ है। व्यूड फ्रॉम द मीडियम P से देखा गया आपके पास में, P से जब देख रहे हो तो आपको कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे apparent at H1। सो बेसिकली से पता है अपन को कि जब आपके पास में जब कोई बर्ड फिश को देख रही है तो वो वाला केस अपन लेते हैं कि आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, जैसे कि अपन किसी पानी की बाल्टी में गिरा हुआ सिक्का देखते हैं, सिमिलर वैसे आपके पास। तो अपन क्या करेंगे H जो अपेरेंट है बेटा जी वो आपके पास में हो जाएगा सॉरी जो D अपेरेंट है वो आपके पास हो जाएगा D अपेरेंट। तो इसे अपन ने बोला क्या है D1 बोला है, तो एक्चुअल अपॉन आप क्या करेंगे म्यू। सो 1.25 आपके पास कितना हो जाएगा D1 बोला इसको, सॉरी इन्होंने इसको H1 बोला गाइस H1, और अपने पास हो जाएगा बेटा जी 5/2 एंड आपके पास में कितना हो गया 1.25 एंड आपके पास में यहाँ से ले लीजिए 100, यहाँ से आपके पास में कितना हो जाएगा 4 एंड 5 से 5 गया, आपके पास में कितना आ गया बेटा जी H1 इज 2। ओके, H1 इज 2। नाउ आपके पास में बोला गया फॉर द सिमिलर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीडियम R से जब देख रहे हो तो देखो आप लोग क्या है इस बार आप रेयर से डेंसर की तरफ देख रहे हो एक्चुअली, ठीक है, रेयर से डेंसर की तरफ रे आ रही है तो बेसिकली आपको थोड़ा सा ये ऊपर उठा हुआ नहीं दिख करके थोड़ा सा डेप्थ में दिखेगा। सो नाउ आपके पास में कितना है 5/2 है, ओके
एंड 5/2 से थोड़ा सा आपके पास में अंदर की तरफ दिखना चाहिए। सो एक्चुअली आपके पास में H2 कितना हो जाएगा, आपके पास 5/2 ही है, इस मीडियम से भी आपके पास में यहाँ से डेप्थ। एंड इस बार अपने पास में क्या होगा, अपन को ज्यादा हायर वैल्यू चाहिए, तो आपका जो रेशियो होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए। सो 1.5 एंड 1.25 से होना चाहिए। यहाँ से आपके पास कितना हो गया बेटा जी, 110। सो 4 एंड 5, ओके, 5 एंड 5, यहाँ से आपके पास में कितना चला गया 2, एंड आपके पास में कितना चला 5, एंड ये आपके पास कितना चला H2 इज 3। सो आपके पास में मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा जी, यहाँ से आपके पास में ये 3 है, 2 - 3 एंड इसका मोड चाहिए, सो 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ठीक है, इजी था, कोई ज्यादा ऐसा था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर ऑफ ए यूनिट radius is fixed on the horizontal plane. 2 point particles of unit mass, okay, moving simultaneously from the point A as a theta is pi/2. Okay, now इस पॉइंट पे अपने पास में रखा हुआ है। अपन कह सकते हैं कि जैसे कोई आपके पास में सर्कल है, तो इसमें सर्कल में इस पॉइंट पे रखा हुआ है। ओके, नाउ अभी ए से आपके पास में इन्होंने जो थीटा दिया है, वो थीटा आपके पास में कुछ ऐसा है कि यहाँ से थीटा है, तो प्लस pi/2 मतलब पार्टिकल आपके पास में यहाँ था। देखो बेटा जी, इसमें इस क्वेश्चन में जो है सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी ने हल्का सा एनालाइज कर लिया, पॉइंट ए एंड बी का भी अगर किसी ने एनालाइज कर लिया, तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो इनिशियली क्या है आपके पास में, इसका जो मोमेंटम होगा वो अलोंग द आई कैप, एंड इसका होगा अलोंग द माइनस ऑफ आई कैप। तो बेसिकली इसने सिस्टम का जो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम पूछा, सॉरी लीनियर मोमेंटम आपके पास पूछा है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो सिमिलरली आपके पास में जितना लीनियर मोमेंटम फिक्स स्पीड से आपके पास इधर जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, सो बेसिकली कैंसिल आउट होकर के पॉइंट ए पे आपके पास क्या हो जाएगा, 0। 0 आपके पास में कौन से ऑप्शन में गिवन है, pi/2 पे 0 आपके पास में केवल और केवल एक ऑप्शन में गिवन है। और बाय द वे आप लोग अगर थीटा की टर्म में निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। जैसे कि आपके पास में सपोज करिए कि यहां से थीटा आ गया, ठीक है, तो वेलोसिटी आपके पास में v आ गई, एंड आपके पास में थीटा 90 माइनस थीटा एंड थीटा, सो v cos थीटा, एंड आपके पास हो गया v sin थीटा। एंड सेट की यूनिट मास, तो आपके पास में जो इसका पोटेंशियल होगा 1 का, सॉरी जो आपके पास में होगा लीनियर मोमेंटम, इस कैन बी रिटर्न एज v sin थीटा आई कैप माइनस v cos थीटा j कैप ना। अभी आपके पास में सिमिलरली इधर की तरफ आपके पास में जैसे v जा रहा है, ये आपके पास में थीटा आ रहा, और ये अपने पास में बेटा जी इधर से ये थीटा हो जाएगा, एंड ये आपके पास में कितना हो जाएगा, अगेन v cos थीटा एंड अगेन v sin थीटा। सो P2 इज इक्वल टू v sin थीटा माइनस v sin थीटा एक्चुअली, एंड माइनस v cos थीटा j के। नाउ अगर दोनों को ऐड करेंगे अपन लोग, सिस्टम का टोटल सिस्टम का निकालेंगे, ठीक है, सिस्टम का निकालेंगे तो आपके पास में P1 एट एनी पोजीशन, सो P1 एंड P2 का वेक्टर सम, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली आपके पास में ऐड हो जाएगी 2mv, यहाँ पे आपके पास कितना आ गया बेटा जी cos थीटा, एंड ये आपके पास में क्या हो गया। तो जैसे जैसे आपके पास में क्या होता जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड की बात करना है तो मैग्नीट्यूड की कर सकते हैं, बोलो जैसे जैसे आपके पास में थीटा क्या होता जाएगा, थीटा कम होता जाएगा, तो ये वाली टर्म आपके पास में क्या होती जाएगी बेटा जी, बढ़ती जाएगी। सो लीनियर मोमेंटम एट पोजीशन ए इज 0 एंड ए टू दिस पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज सी, इस पॉइंट तक आपके पास में क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। देन अगेन आपके पास में किसी पॉइंट थीटा पर आपके पास ऐसे लोगे, एक कोऑर्डिनेट आपके पास में इधर की तरफ आएगा, एक कोऑर्डिनेट आपके पास में इधर की तरफ आएगा। सो लेट आपके पास में कि ये आपके पास में लेते हैं अपन लोग, यहाँ से थीटा ले लेते हैं, सो थीटा लेते हैं तो आपके पास में वेलोसिटी किधर की तरफ हो जाएगी, वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगी। एंड अगर आपके पास में थीटा है, थीटा आपके पास में हुआ इधर से, एंड दिस थीटा, सो आपके पास में ये भी थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, सो थीटा हो गया। सो आपके पास में ये कितना हो गया बेटा जी, v cos थीटा, एंड इधर की तरफ आपके पास में कितना हो गया, v sin थीटा। नाउ सिमिलरली आपके पास में ये वाला और ये वाला, तो ये वाले कंपोनेंट अगेन कैंसिल आउट कर देंगे आपके पास में, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा जी, v cos थीटा। तो अगेन आपके पास जो मोमेंटम होगा पॉइंट C टू B की तरफ, तो नीचे की तरफ ही होगा v cos थीटा, सो 2v cos थीटा बोला जा सकता है ना। आपके पास होगा कि थीटा की वैल्यू जो होगी वो यहां से यहां तक को लेकर के बढ़ती जाएगी, तो ये वापस से आपके पास में क्या होता जाएगा बेटा जी, डिक्रीज होता जाएगा। सो आपके पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, केवल और केवल आपके पास में ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, बाकी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। इस वाले उस वाले पॉइंट का भी अगर आइडिया लगा लेते कि आपके पास में क्या है कि मासेज, यूनिट मासेज है, एंड आपके पास में ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज है, एंड इधर की तरफ भी आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज है, तो सिंपल से कैंसिल आउट करके आप लोग जीरो करके आप मार्क कर सकते हो। वैसे अपन को कौन सा रिसर्च करना है बेटा,
आंसर चाहिए बस। The temperature of a metallic sphere of radius r is increased by a small amount delta t. So radius आपके पास में चेंज किया गया है r is a function, तो initial radius is let r naught 1 plus alpha delta t. Okay, now if the linear coefficient of the thermal is alpha, okay, now the approximate increase in the volume of the sphere is, ठीक है, कितना वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम आपके पास में क्या होगा, वॉल्यूम V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस अल्फा, सो 3 अल्फा डेल्टा टी, यस और नो, क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, इज द वॉल्यूमेट्रिक जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है इज द 3 टाइम्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। नाउ V नॉट, सो आपके पास में यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा जी, आप यहाँ से बात कर सकते हो कि V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अपन को चाहिए क्या एक्चुअली अपन को क्या चाहिए, यहाँ से पूछा क्या इसने, इंक्रीज इन द वॉल्यूम, सो ठीक है, V एंड इज इक्वल टू V नॉट, यहाँ से आपके पास कितना हो गया बेटा जी, आपके पास यहाँ से हो गया प्लस V नॉट 3 अल्फा डेल्टा टी, V माइनस V नॉट इज इक्वल टू V नॉट, सो V नॉट आपके पास में 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, ओके, एंड आपके पास में 3 अल्फा डेल्टा टी, ओके। नाउ 3 से 3 आपके पास में कैंसिल आउट हो गया, एंड V माइनस V नॉट इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी। सो आपके पास में कौन सा हो गया बेटा जी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट के लिए आपके पास है a cylindrical cork of uniform density float in a liquid of the density ρ1. If the cork is depressed slightly and the release, it oscillate harmonically with the time period t. If the same cork is floated in another fluid density is ρ2, then the ओके बेटा ये आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में रखा हुआ है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन बात कर सकते हैं कि जैसे आपके पास में टाइम पीरियड, ओके, जैसे आपके पास में सपोज करिए कोई आपके पास में कोई ऐसा सिलेंड्रिकल पोर्शन है, तो अगर अभी ये बैलेंसिंग है, तो आपके पास क्या होगा, हल्का सा इसे डिस्प्लेस किया जाएगा, एक्स लेट की एक्स इसे डिस्प्लेस किया जाएगा, तो एक्स डिस्प्लेस किया जाए तो एक्स्ट्रा यही तो रीस्टोरिंग फोर्स है बेटा जी, यही रीस्टोरिंग फोर्स है, तो आपके पास इसी का वॉल्यूम इज इक्वल टू ए एक्स, ओके, ए एक्स से मेरा मतलब है आपके पास में कितना, पाई आर स्क्वायर एक्स, एंड आपके पास में कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर एक्स, एंड वॉल्यूम आपके पास में कैसा, फ्लूइड का वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी, एंड आपके पास में जी। सो ये आपके पास में रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, एम से डिवाइड कर दिए तो आपके पास एक्सेलरेशन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर रो जी एंड एक्स, एंड आपके पास में ये हो गया बेटा जी एम, ओके। नाउ आपके पास में जो ओमेगा था, आपके पास में ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा सीधा बाकी टर्म के लिए पूछा नहीं है, डेंसिटी के लिए पूछा है, डेंसिटी प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा जी रो, एंड टाइम पीरियड के आपके पास क्या हो जाएगा बेटा जी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यस और नो, रूट में। नाउ अभी अपने पास में कितना आ जाएगा, अभी अपने पास में हो जाएगा, ये इसको ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो ओमेगा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। नाउ आपके पास में चाहिए कि भाई पहले आपके पास में T1/T2 इज इक्वल टू रूट ऑफ ρ2/ρ1, सो T1 पहले आपके पास में टाइम ऑफ फ्लाइट T था, एंड देन आपके पास में टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स ऑफ T हो गया, ρ2/ρ1, सो आपके पास में रूट है, स्क्वायर कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/4 ρ2/ρ1, इस साइड ρ2/ρ1, सो आपके पास में आंसर इज 1/4 आपके पास में आपका करेक्ट आंसर ना। तो इजी था, आपके मॉड्यूल में बेटा जी इस टाइप का क्वेश्चन डाल रखा है। नेक्स्ट इज one main scale division of a vernier caliper is equals to 1 mm and number of division on the vernier scale is 10, okay। तो आपके पास में जो 10 आपके पास में डिविजन है किस पे, 10 डिविजन है किस पे, वर्नियर स्केल पे, ओके। नाउ आपके पास में है when both the jaws touch each other the vernier scale shift to the left ऑफ द जीरो, सो लेफ्टवर्ड आपके पास में शिफ्ट हो रहा है, सो बेसिकली नेगेटिव एरर है इसमें। मैन स्केल इन सच ए वे दैट फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद द डिवीजन ऑफ द मैन स्केल, ओके, मैन स्केल में आपके पास में कोइंसाइड हो रहा है, ओके। नाउ अभी अपन क्या कर सकते हैं कि अपने पास में है कि नेगेटिव एरर है, तो पहली बात तो कि आपके पास में 10 डिवीजन है, तो पीछे से बैक से आप काउंट करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 6। तो आपके पास अगर नेगेटिव एरर की मैं बात करूं, ठीक है, नेगेटिव एरर की बात करी जाए तो आपके पास में हो जाएगा 6 डिवीजन, एंड आपके पास में जो भी आपके पास में लीस्ट काउंट होगा तो उसे अपन लीस्ट काउंट को अपन बात कर लेंगे, ओके। नाउ लीस्ट काउंट आपके पास में लीस्ट काउंट आपके पास हो जाएगा, एंड सपोज
इन दिस 1 ईयर कैलिपर मेजर द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर। ओके, इसने मेजर किया, आपके पास में 1 सेंटीमीटर आपके पास मेजरमेंट हुआ। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर इज, ठीक है, एक्चुअल लेंथ है आपके पास में कितना होगा इस वायर का एक्चुअल लेंथ। देखो एक्चुअल लेंथ के लिए अपन को क्या निकालना है कि 1 सेंटीमीटर है तो बेसिकली नेगेटिव एरर तो मोर देन 1 होना चाहिए। अब मोर देन 1 में क्या आपके पास में केवल और केवल आपके पास में ऑप्शन यही है। लेकिन अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो आपके पास में 1 सेंटीमीटर प्लस 6 इंटू लीस्ट काउंट की बात अपन को करनी चाहिए। देखो अगर मैं इधर की तरफ जाता हूं कोई जनरल, देखो लिस्ट काउंट निकालने के लिए मेरे पास में कोई भी जानकारी नहीं है मेरे पास इस बात का। जैसे मैं लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करता हूं, 1 MSD माइनस 1 VSD करना है। अब मेरे पास में ये है कि 1 VSD 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 1 mm। ठीक है, इसके लिए मैं 1 mm कर सकता हूं। लेकिन मुझे 1 VSD के लिए जो जो दिया जाना चाहिए कि भाई 10 इज कोइंसाइडिंग विद समथिंग एंड ब्ला ब्ला, सो आपके पास में कुछ भी नहीं दिया है मुझे। सो मैं VSD का 1 कॉलम निकाल ही नहीं सकता, और निकाल नहीं सकता तो मैं लिस्ट काउंट नहीं निकाल सकता, और लिस्ट काउंट नहीं निकाल सकता बेटा जी मैं प्रिसाइजली इसके डाटा पे नहीं जा सकता। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे कोई जनरल वर्नियर स्केल भी मान लूं, जनरल का मतलब आप समझ रहे हो कि जनरल वर्नियर स्केल आपके पास में है कि तो 0.01 सेंटीमीटर की बात कर लो। ठीक है, अगर मैं ये भी लिखूं तो आपके पास में आंसर आएगा 0.06 सेंटीमीटर। तो आपके पास में ऐसा भी नहीं है, तो 1.04 भी नहीं है आपके पास में, और इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। तो एक्चुअल आंसर अगर जनरल इसके लेते तो ये करें, लेकिन अपनी इच्छा से जनरल नहीं ले सकते। तो ध्यान से देखिए बेटा जी, इसका कोई लेकिन बोनस नहीं हो सकता। ये बोनस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अपने पास ये वाली जो टर्म है केवल और केवल मोर देन 1 का केवल एक ही ऑप्शन है बेटा जी। तो और ये भी आपके पास में करेक्ट नहीं है, लेकिन आपके पास मोर देन 1 है, सो फोर्थ इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, शायद ये बोनस की तरफ तो नहीं जाना चाहिए, ये आपके पास में फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉलिड स्फीयर कैपिटल A of radius capital R, mass is capital M, is attached at a point of a two smaller solid is small r, okay, less than capital R, M is less than small m। ठीक है, assume the line joining the center joining along the horizontal, the moment of inertia of the system calculated about a vertical axis passes through the center of A is IA। okay, then moment of inertia निकालना है, is the solid sphere अपन को निकालना है। so मैं काम करता हूँ कि जो आपके पास M है तो मैं इसको एम डेस मान लेता हूँ बड़े वाले को। सो आपके पास में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई ए। तो पहले तो आपके पास में हो जाएगा बेटा 2/5 एम डेस आर स्क्वायर, यस और नो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके आपके पास इसके सेंटर के अबाउट आपके पास में हो जाएगा 2/5 स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। सो एम आपके पास में है कितना, एम डी, डी इज स्मॉल आर एंड कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ये तो आई हो गया। एंड आई बी जो आपके पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ना इसके सेंटर से पास हो रही है, तो बेसिकली अभी हो जाएगा 2/5 एम स्मॉल आर स्क्वायर प्लस इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके अपन लोग निकाल सकते हैं कि 2/5 एम कैपिटल आर स्क्वायर एंड आपके पास में कितना हो गया बेटा जी, एम डी स्क्वायर। सो आपके पास कैपिटल एम जिसको अपन एम डेस बोल रहे थे एंड आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर एंड सेट के आई ए माइनस आई बी। ठीक है, आई ए माइनस आई बी आपके पास होगा। तो कौन कौन सी वैल्यू आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएगी, देखो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। आपके पास बचेगा एम आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस एम डेस एंड स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर एंड एम माइनस एम डेस। आपके पास कितना हो गया बेटा जी, आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। सो आपके पास में दिस इज आई ए माइनस आई बी। मैंने जो एम डेस है वो किसे माना बेटा जी, बिगर वाले ब्लॉक को, तो स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम एंड आपके पास कितना हो गया, आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। सो आपके पास में आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द डिफरेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम 1 and 2 इज एम माइनस एम, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider spring mass system harmonic oscillate in the one dimension, the mass of the particle is m kg and the spring constant is k. Okay, then instead the extension of the spring is x meter and the speed of particle is v on the xv plane. Okay, the graph v as a function of x is a circle, then correct option is, देखो किस कंडीशन के साथ में गया है एग्जामिनर ने कहा कि v वर्सेस x का जो ग्राफ है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, सर्कल हुआ तो आपके पास में ऐसा होगा।
देखो पहली बात तो सर्कल होता नहीं है, अपन को पता है, लेकिन सर्कल होने के लिए आपके पास में कौन सी आपके पास में कंडीशंस आएगी, ध्यान से देखिएगा। v इज इक्वल टू अपन लिखते हैं रूट ऑफ ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसी मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे पार्टिकल का स्पीड लिखने का ये एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ये तरीका है, इसको अपन लोग डेराइव करते हैं, ठीक है ना। अभी आपके पास में अपन जानते हैं ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ आपके पास में कितना हो गया बेटा जी, अभी अपने पास में है वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। देखो किसी का कर्व बनाने के लिए पहले अपन को इक्वेशन के बारे में जानना चाहिए। यहाँ से वी स्क्वायर एंड यहाँ से हो गया बेटा जी ए ओमेगा का होल स्क्वायर एंड आपके पास में हो गया, यहाँ से डिवाइड करोगे तो ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ अगर ये सर्कल हो उसके लिए जरूरी है बेटा जी ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म आपके पास में क्या होना चाहिए सर्कल के लिए। देखो ये तो इक्वेशन आपके पास में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपके पास में इलिप्स की इक्वेशन है, लेकिन a इज इक्वल टू बी कर दो तो आपके पास में क्या बन जाएगा बेटा जी, सर्कल बन जाएगा। सो आपके पास में a ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास में a आ जाएगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास कितना बेटा जी 1, एंड ओमेगा अपन जानते हैं बेटा जी क्या आता है रूट के बाई m इज इक्वल टू आपके पास में 1 हो जाएगा, तो आपके पास में हो गया k इज इक्वल टू m, दैट्स द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। देखो अगर ये आपके पास आपने ग्राफ बना रखा था, इस वाले का फॉर्मेट आपने बना रखा था, आपको अगर इलिप्स की इक्वेशन के बारे में थोड़ी जानकारी है तो आपके लिए काम बहुत आसान होने वाला था, नहीं तो आपको ये थोड़ा सा क्लिक करने में थोड़ा समय आपका ले सकता था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं अपन लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में हो जाएगा बेटा जी द लेंसेज कॉम्बिनेशन एज शोज इन द फिगर consist of two lenses L1 and L2 of the focal length of 10 cm minus 10 cm respectively. The position of the line position of the image formed is okay, कहाँ इमेज एक्चुअल में फॉर्म होगी। सो आपके पास में पहले तो 30 पे है, सो आपके पास में इंसिडेंट रे से आएगी एंड ये आपके पास में कन्वर्स करेगा, कितना कर पाता है वो उस बारे में देखते हैं अपन। सो पहले तो u को मेजर करने के लिए पहले वाले लेंस के लिए u इज -30 एंड f इज 10, तो आपको v निकालना चाहिए। तो 1/v माइनस 1/u माइनस 30 आ गया आपके पास में 1/10। सो 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30, सो आपके पास में कितना आ गया बेटा जी 4/30 नो 3/30, जो 1/10 एंड आपके पास में 1/30, सो आपके पास में क्या करें यहाँ से 3 से 3 ओके 4/30 ओके। सो v आपके पास में कितना आ गया बेटा जी, v आपके पास में आ गया कितना 30/4 एंड आपके पास में आ गया 15/2 ओके। नाउ आपके पास में बेटा जी कितना आ गया, यहाँ से आपके पास में आ गया 7.5 सेंटीमीटर। नाउ यहां से आपके पास में रह गई 7.5 पे जाके कन्वर्ज होना चाहिए, लेकिन आपके पास में 3 इधर की तरफ है 7.5, तो ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा एंड आपके पास में ये वाली टर्म कितनी बचेगी -3 करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 4.5 बचेगा। सो 4.5 एंड 3 आपके पास होगा, तो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। सो आपके पास में u सेकंड वाले के लिए 4.5 एंड v आपके पास में कितना हो गया बेटा जी, v आपके पास में निकालना है एंड f इज माइनस ओके बेटा जी अपन यहाँ पे छोटा सा आपके पास में गलती हुआ अपन से, माइनस सो प्लस एंड इधर की तरफ जाएगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपके पास में ओके। तो अपने पास एक सेकेंड, नाउ आपके पास में कितना हो गया बेटा जी, यहाँ से ये माइनस आपके पास में होगा तो आपके पास में कितना हो जाएगा 2/3 एंड v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, 15 आएगा आपके पास, यहाँ से 3 और इधर की तरफ कितना हो जाएगा बेटा जी, इधर की तरफ आपके पास में कितना होगा 12। नाउ अभी आपके पास में जो u है वो एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है किसके लिए, सेकंड लेंस के लिए, तो आपके पास में हो गया 12 सेंटीमीटर प्लस में एंड v आपको कैलकुलेट करना चाहिए एंड और यहाँ से आपके पास में फोकल लेंथ कितना बेटा जी -10, सो 1/v अगेन एंड यहाँ से आपके पास में इस बार +12 माइनस 1/10, सो 1/v माइनस 1/10 प्लस 1/12, सो आपके पास में कितना हो गया बेटा जी -12 प्लस 10/120 एंड आपके पास आ गया -2/120 एंड -1/60, सो v इज इक्वल टू -60 मतलब समझ रहे हो बेटा जी कि आपके पास में इंसिडेंट रे आपके पास में ये बहुत डाइवर्स किया रे को एंड इमेज पीछे की तरफ बनती हुई दिखेगी। तो यहाँ से कितना पीछे बनेगा बेटा 60, तो अपन कह सकते हैं कि 60 वाले ऑप्शन पहले तो 60 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द कॉनकेव मिरर ओके। तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट हुआ बेटा जी, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ओके। देन
नेक्स्ट अपने पास में बेटा जी कौन सा कि एन एसी वोल्टेज इज 220, ओके, वोल्टेज का इक्वेशन गिवन है साइन फॉर्म में, साइनसोइडल में 2 इंटू, तो ओमेगा आपके पास में आ गया कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ओके, ठीक है। नाउ आपके पास में कितना है, वोल्ट is applied as a LCR circuit, then the circuit current amplitude in this circuit, okay, okay. So आपके पास में चाहिए कि आपको V नोट गिवन है बेटा जी, V नोट आपके पास कितना है 220 वोल्टेज गिवन है, so आपको I नोट चाहिए, so इसके लिए अपन लोग V नोट बाई Z निकालना, तो Z के लिए पहले तो XL और XC तो निकाल लें, XL इज इक्वल टू ओमेगा L हो जाएगा, XL इज इक्वल टू बेटा जी ओमेगा इज 2 इंटू 10⁻³ एंड दिस इज 10 and 10⁻³ हेनरी, सो आपके पास कितना हो गया बेटा जी 20 ohm is XL. What about XC is 1 by omega C. Omega C is 2 into 10⁻³ and omega is 25 into 10⁻⁶. So आपके पास में यहाँ से 10⁻⁶ ऊपर लिखा तो 10⁻⁴ में लिख दिया। यहाँ से आपके पास में कितना आ गया बेटा जी 10 आ गया, यहाँ से आपके पास 4 आ गया, 2 आ गया एंड अगेन 20 ओम। सो XL एंड XC तो बेटा जी क्या हो गए, बराबर ही हो गए, तो ये तो बेटा जी रेजोनेंस कंडीशन बन गई, ओके। तो रेजोनेंस कंडीशन में अपने पास में क्या हो गया इक्वल, तो जेड आपके पास में जस्ट जेड इज इक्वल टू क्या हो गया आर हो गया, तो वी नॉट इज 220 वोल्ट एंड आपके पास में जेड इज आर, सो जेड इज 100 एंड आपके पास में कितना हो गया 2.2 एम्पियर इज करंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ओके। सो आपके पास में कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन बेटा जी, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज a thin horizontal disc is rotating about a vertical axis passes through the fixed center, okay, इसके about आपके पास में rotate हो रहा है किसी angular velocity ओमेगा से, its angular momentum L and LB computed about the point A and point B आपके पास given है एंड यहाँ से यहाँ की distance अगर small r है तो इसने बोला है कि यहाँ से यहाँ की distance कितनी बेटा जी 2r, ओके लेट्स देखो अभी अपने पास में क्या है, किसी बार आउटर पॉइंट से अपन को अगर किसी रोटेटिंग बॉडी का अपन एंगुलर मोमेंटम निकाल, तो देखो आपके पास में तरीका होता है क्या, अपने पास अपन बात कर सकते हैं कि आपके पास में L अबाउट A इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा जी I ओमेगा, तो किसी बाहर वाले पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो पॉइंट अबाउट A, तो आपके पास में होता है बेटा जी ICM ओमेगा प्लस M R वेक्टर इसको जो ज्वाइन करता है एंड VCM का जो क्रॉस होता है। देखो एक्चुअली आपके पास में जो सेंटर ऑफ मास में ये तो आपके पास में कौन सा आता है बेटा जी, ये तो आता है रोटेशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आता है एंड आपके पास में ये जो एंगुलर मोमेंटम आता है अपने पास में किसकी वजह से आता है बेटा जी, ये आता है अपने पास में ट्रांसलेशन की वजह से, ये तो रोटेशन की वजह से हो गया एंड ये आपके पास में ट्रांसलेशन, इसमें कोई किसी प्रकार का ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, तो आईसीएम एंड ओमेगा, आईसीएम आपके पास में इसके लिए भी सेम ही रहेगा, ओमेगा इसके लिए भी सेम ही रहेगा, तो आपके पास में इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आई ए और आई बी के अबाउट आपके पास में क्या रहेगा बेटा जी सेम ही रहेगा। सो आपके पास में ठीक है, आसान था, बस छोटा सा ट्रिक था आपके पास में, आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए था इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंडक्टिंग लूप इज ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस आपके पास में फिक्स्ड है, एज एक्स वाई प्लेन देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन, ओके, ऊपर की तरफ है, तो आपके पास में लूप है उसका, और एरिया आपके पास में दिया है कि एरिया आपके पास में 1 प्लस साइन के फॉर्म में आपके पास गिवन है, ठीक है, टाइम के साथ में बढ़ रहा है घट रहा है, इन एप्रोप्रिएट डायमेंशन द फिगर द करंट आपके पास में इंडिकेटेड द क्वालिटेटिव बिहेवियर ऑफ द पावर P इज डिसिपेटेड इन द लूप एज अ फंक्शन, ओके, पावर निकालनी है अपन लोगों को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। सो पावर के लिए अपन लोग बात कर सकते हैं कि जैसे P इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा V इंटू आई हो जाएगा, या फिर V स्क्वायर बाई आर भी अपन लोग बात कर सकते हैं। तो पहले तो आप क्या करो, इसे पास होने वाला फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू आपके पास में V A हो जाएगा, एंड इसे जैसे डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं डी फे बी बाई डी टी, तो आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा जी, इसके अंदर जो इंड्यूस होगा वो आपके पास में इंड्यूस आ जाएगा, तो B एंड डी ए बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ से डी ए बाई डी टी के लिए आपके पास में हो जाएगा बी ए नॉट, कितना हो जाएगा बी ए नॉट, ओके, ए नॉट, एंड आपके पास में साइन का कितना हो जाएगा बेटा जी कोस ओमेगा टी, एंड आपके पास में ओके ओमेगा है कि नहीं, ओमेगा नहीं है, ओके, नाउ साइन जस्ट टी कोस टी, आपके पास में ये आ गया इंड्यूस, तो आपके क्या करिए यहाँ से P इज इक्वल टू ये आपके पास में इंड्यूस ईएमएफ है बी ए नॉट एंड कोस टी का होल स्क्वायर, एंड रेजिस्टेंस आपके पास में फाइनाइट है, तो आपके पास में क्या हो गया बेटा जी, ये कोस स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो आपके पास में बी स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर अपॉन आर,
एंड यहाँ से हो गया बेटा जी कोस स्क्वायर टी। तो पहले तो कोस स्क्वायर के फॉर्मेट में तो आपके पास में केवल ये रहा आपके पास में, और ऊपर की तरफ वापस से ओवर एंड ओवर अगेन रिपीटेशन करता जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एक्चुअली कम ओके, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, टाइम पीरियड इसका कम हो जाएगा। जैसे कोस के साथ कंपेयर करूँ ना मैं, कि अगर कोस आपके पास में कोस ओमेगा टी का ये है, तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी आपके पास में ये हो जाएगा इसका पावर का। तो पावर आपके पास में क्या हो जाएगी बेटा जी, पावर आपके पास इसके साथ में डबल फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा, ठीक है। वो अपने लिए कोई मैटर नहीं रखता, अपने लिए आपके पास ग्राफ है, ग्राफ आपके पास सीधा करेक्ट है। नाउ 32 and 33. 33, a point charge capital Q is placed inside a cavity within a solid isolated conducting sphere. Consider points capital A and capital B, C as used in a figure, where the magnitude of the electric field are E, A, E, B, E, C, ठीक है, point B और C are the same distance from the center of the solid sphere. okay, यहाँ से same distance पे, ठीक है। तो आपके पास में चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो पहले तो आपके पास में ए पॉइंट जो कि अंदर की तरफ आपके पास रखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज अंदर केविटी में रखा हुआ है ना, केविटी में रखा हुआ है, तो यहाँ से क्या करेगा, फील्ड लाइंस एमिट करेगा, एंड ये लाइन एमिट होने के लिए यहाँ पे इंड्यूस करेगा कितना बेटा जी, कितना चार्ज, माइनस क्यू इंड्यूस करेगा, एंड बाहर से वापस से एमिट हो सके, बाहर से रेडिएट हो सके, इसके लिए प्लस क्यू बाहर की तरफ एमिट करेगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली आपके पास में एमिट करेगा एक्चुअली। तो यूनिफॉर्मली का आपके पास में है कि इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसे ये बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास चार्ज का अलाइन होगा। तो बेसिकली अपन को ऐसा लगेगा जैसे कि आपके पास में यहाँ पे प्लस क्यू आपके पास में कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, या फिर आपके पास में यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल जो कंडक्टिंग शेल होती है उसकी तरफ अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं ना। देखो अंदर केविटी के अंदर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में जीरो नहीं होती है, अपन को पता है कि पूरी केविटी के अंदर आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, और बेसिकली आपके पास में ये कोई ऐसा नहीं है कि नॉन कंडक्टिंग वाली बात है, ठीक है, ये आपके पास में कंडक्टिंग की बात है, तो आपके पास में वो वाले केसेस लगेंगे भी नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा चार्ज की वजह से ए पे। तो ए पे तो आपके पास में एक तो रहेगा नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाऊंगा पहले तो, देन आपके पास में ये जो आउटर है यहाँ पे जो ये जिस फील्ड लाइन से ये एनकाउंटर होगा बी एंड सी, जो कि ऐसा होगा जैसे कि कोई आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग जो स्फेयर है उससे इक्वल डिस्टेंस पे है ये, एक्चुअली इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में क्या रहेगा, बराबर। तो अपन किधर की तरफ चले जाएंगे बेटा जी, ऑप्शन नंबर सेकंड, ओके। नाउ next is consider a fixed uniformly charged insulating sphere with a radius, the total charge capital Q, charge is minus q, with the mass m is released from the rest at a distance of 3r from the center of the charge sphere when the point charge reaches the surface of the sphere its speed, okay। बेटा इस बार ये देखा भी गया है कि आपके पास में एनर्जी कंजर्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज आपके पास में ये रहा, इंसुलेटेड है, ठीक है। सो आपके पास में यहाँ पे प्लस क्यू है बेटा जी, और माइनस क्यू चार्ज, ये तो इसका रेडियस है, एंड सेंटर से 3r डिस्टेंस पे माइनस क्यू रखा हुआ है। सो यहाँ से यहाँ पे आएगा तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। सो आपके पास काइनेटिक एनर्जी बेटा जी यहाँ पे जीरो, जस्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट। पोटेंशियल आपके पास में हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आपके पास कितना हो गया 3r, एंड काइनेटिक जीरो। काइनेटिक यहाँ पे कितनी हो जाएगी, लेट हाफ एम वी स्क्वायर, एंड यहाँ पे अगेन पोटेंशियल हो जाएगी कितनी बेटा जी, माइनस के क्यू अपॉन आर। सो आपके पास में कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, ओके, 3 एंड 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर ले आओ, एंड आपके पास में कितना हो गया, के क्यू बाई 3r इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ना आपके पास में यू विल सिंपली गेट 2k अपॉन 3r, एंड आपके पास हो गया बेटा जी हाफ एम वी स्क्वायर। ना इसकी जगह मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे आपके पास में कितना आ जाएगा, 2q small q and 4 pi epsilon naught, okay, now 4 pi epsilon naught and this 3r is equals to 1 by 2 mv square। now 2 से 2 गया एंड ये गया आपके पास में, तो आपके पास में m नीचे आ जाएगा, so v is equals to root of q upon 3 pi epsilon naught mr। that's your correct answer। which one is correct? Third, option number third is correct। now next आपके पास में Giga-Marsden experiment, the number of the scattering alpha particle and theta is plotted as a function of the scattering angle theta
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर रिप्रेजेंट द करेक्ट प्लॉट। देखो बेटा जी, ये देखा जाए सीधा सीधा एनसीईआरटी का उठा करके इन लोगों ने दे दिया है। अगर एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ रखी हो तो गीगर मार्क्सडेल बेटा जी कौन है, ये आपके पास में स्टूडेंट्स है रदरफोर्ड के, तो उन्होंने ये आपके पास थोड़ा सा इसको बस गीगर मार्क्सडेल के नाम से दे दिया और कुछ भी नहीं। वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो अपन लोग एन थीटा निकालते थे एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो बस सिंपल आपके पास में थर्ड है। तो अपन को पता है कि जैसे 90 की तरफ जाते जाओगे तो ऐसा तो था ही नहीं कि एंगल के साथ में स्कैटरिंग पार्टिकल्स की काउंटिंग जो थी बढ़ती जा रही थी, ये तो हो ही नहीं सकता आपके पास में। एंड ग्राफ आपके पास में कुछ ऐसा नहीं था, एकदम सडन आपके पास में मोस्ट ऑफ पास हो गए, बहुत रेयर आपके पास में डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। तो अपन डाटा भी लिखवाते हैं कि 8000 में कितने पास हुए, 20,000 में से कितने डेविएट हुए, एंड एक आपके पास में रिटर्न बैक होता है। तो ये भी नहीं है आपके पास में, ऐसा कोई प्लॉट नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री पर आपके पास में, तो जैसे मैं बोला 0 डिग्री पे आपके पास में कम डेविएट होते हैं और आपके पास से 120 पे मैक्सिमम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा दिमाग भी लगाए तो भी आपके पास हो जाएगा, अदरवाइज ये सीधा सीधा एनसीईआरटी का एक ग्राफ है। सो अपन आराम से इसको, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कंसीडर टू सर्किट ए एंड बी ईच हैविंग टू रजिस्टर, वन ऑफ देम हैज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, प्लस अल्फा, ओके, एंड अदर वन हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर, ओके ओके। तो ये अपन को ये बताएगा कि जो प्लस अल्फा है, प्लस अल्फा टेम्परेचर बढ़ाने पे जो एक्सपेंशन देगा, एंड सिमिलरली जो माइनस अल्फा है, जो जो आपके पास में कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, एक्चुअली वो टेम्परेचर की जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपके पास में डिक्रीज होता जाता है, जैसे कि वाटर अपना जो बिहेवियर शो करता है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे है, तो बोला है कि आई ए एंड आई बी आपके पास में है, एंड इनिशियल टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर इज आर नोट है, ठीक है, ओके, इनिशियली आर नोट ही थे, देन द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करा जाए तो करेक्ट ऑप्शन इज डिस्क्राइब्ड एज द वेरिएशन। अपन को करंट के बारे में बातें करनी है बेटा जी, करंट बढ़ेगा घटेगा, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। देखो बेटा जी, इसमें जो इनिशियल करंट होगा आर नोट है, ये भी आर नोट आपके पास में, तो इनिशियल करंट जो होगा वो तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इनिशियल करंट हो जाएगा आपके पास में, दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आर टू आर हो जाएगा। सो आपके पास में कितना हो जाएगा, वी बाई टू आर। लेकिन जैसे आपके पास में आपने किया टेम्परेचर बढ़ाया तो आपके पास में 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन को तो फॉलो करना ही है, सीरीज में है, तो जैसे आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म आर नोट माइनस आर नोट अल्फा डेल्टा टी, आर नोट प्लस आर नोट अल्फा डेल्टा टी, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, अगेन टू आर आएगा, तो आपके पास में आई ए, तो टेम्परेचर बढ़ाओ कैसे ही, तो आई ए तो आपके पास में रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो आपके पास अगर आप कौन से ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, कांस्टेंट है, डिक्रीज होगा नहीं, इंक्रीज होगा नहीं, कांस्टेंट, ओके, दो ऑप्शन की तरफ है, तो एक और स्कोर चेक करना पड़ेगा। तो सिमिलरली आपके पास में यहाँ से आई बी आपके पास में इनिशियली आपके पास आर नोट था, आर नोट बाई टू था, तो वी बाई आर नोट एंड आपके पास में टू, तो ये करंट था। टाइम के साथ में आपके पास में जो रजिस्टेंस था आई बी इज इक्वल टू आपके पास में वी बाई आर इक्विवेलेंट, एंड आर इक्विवेलेंट कैसे लिखा जा सकता है बेटा जी, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। नाउ आपके पास में जो आर वन है बेटा जी वो है आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एंड आर नोट अगेन आपके पास में 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, क्या है बेटा जी 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, एंड नीचे की तरफ दोनों को ऐड करोगे आपके पास में, तो आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस आर नोट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, तो ये वाली टर्म तो आपके कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड 2 आर नोट नीचे आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा बेटा जी आर नोट स्क्वायर एंड 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बेटा जी 2 आर नोट, एंड आर नोट से आर नोट आपके पास में कैंसिल हो जाएगा, आर नोट बाई 2 एंड 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। देखो बेटा जी, ये वाली जो टर्म होगी आपके पास, अपन को पता है बहुत छोटी आएगी, अल्फा जो लीनियर एक्सपेंशन होता है किसी वायर का, किसी सब्सटेंस मैटर का, तो वो बहुत कम होता है, लेकिन आपके पास इतना पता है कि हाँ ठीक है, लेकिन रहेगा तो आपके पास में पॉजिटिव नंबर ही, अब तो पॉजिटिव नंबर रहेगा तो माइनस वन माइनस समथिंग, तो बेसिकली आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा जी, रेजिस्टेंस 1 से कम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, सो आर नोट से आर नोट बाई 2 से कम होगा, सो अभी आर नोट जो आर इक्विवेलेंट है बेटा जी आपके पास में, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट आपके पास में क्या रहेगा बेटा जी, लेस देन आर नोट बाई 2। अगर आपके पास में उससे थोड़ा सा लेस होगा, अगर ये कम हुआ तो बेटा जी आई बी क्या होगा आपके पास में, इंक्रीज होगा, तो अपन इसके लिए नहीं जा सकते कि कांस्टेंट रहेगा वाइल आई बी इज इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओके। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, लेकिन हाँ ठीक है, रिलेट किया जा सकता था, कोई इशू नहीं। नाउ कंसीडर द सिग्मा एस के बी बी represent the Stefan Boltzmann constant and
स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके ओके, विंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, पहले तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि भाई देखो इनका डायमेंशन चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए, ओके ओके। नाउ अभी अपने पास में क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास में है स्टीफन कांस्टेंट को रिलेट करता हूँ मैं, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा सिग्मा ई ए टी की पावर 4। नाउ आपके पास में मैं ये डायमेंशन तो होता है एमिसिविटी, डायमेंशनलेस एरिया है आपके पास में, टेम्परेचर के पावर 4, एनर्जी का चेंज का रेट तो M1L2T-2 आपके पास एनर्जी हो जाता है, एंड ये आपके पास में T1 हो जाएगा, एरिया आपके पास में L2 हो जाएगा, K की पावर 4 हो जाएगा, वही आपके पास सिग्मा का डायमेंशन हो जाएगा। सो आपके पास में कितना हो गया, M1L2 तो कैंसिल आउट ही हो गया, एंड T-3 एंड आपके पास में K-4, ये आपके पास क्या हो गया बेटा जी, सिग्मा। एंड देन आपके पास में बेटा जी क्या निकालना है, KB। KB आपके पास में क्या होगा, R/NA। सो अपन लोग एक इक्वेशन कहाँ में ले सकते हैं, PV इज इक्वल टू NRT, अगर डायमेंशन याद नहीं है आप लोगों को, PV इज इक्वल टू, ये तो बेटा जी वर्क डन की आती है, तो वर्क डन की लिख लो अपन M1L2T-2 एंड n को अपन बोल सकते हैं बेटा जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड R/NA अपन लिख सकते हैं, एंड आपके पास में टेम्परेचर। सो बेसिकली आपके पास टेम्परेचर का K1 हो जाएगा, एंड ये KB आपके पास में बन जाएगा, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं। सो आपके पास में हो जाएगा M1L2T-2 अपॉन आपके पास में K1, सो M1L2T-2 K-1, एंड आपके पास में बेटा जी B जो विंस डिस्प्लेसमेंट है, विंस डिस्प्लेसमेंट आपके पास में होता है लैम्डा, जो मीन होता है आपके पास में, एंड टेम्परेचर ऑफ प्लानेट बोल दो, या फिर सॉरी ब्लैक बॉडी बोलिए, एंड 0.212 सेंटीमीटर केल्विन आता था, जिसे अपन ये B बोलते थे, ओके। सो B आपके पास कितना हो जाएगा, K1 एंड मीटर, तो आपके पास बेसिकली L1 बोला गया इसने कि सिग्मा एस के बी इनवर्स और बी का आपके पास में डायमेंशंस बताने, बिल्कुल बता देंगे बेटा जी। सिग्मा तो आपके पास में ये हो गया, सो M1T-3 K-, एंड जो बोल्ट्जमैन है उसका तो इन्वर्ट बताना है अपन को। सो इन्वर्ट लिखिए यहाँ पे बोल्ट्जमैन का, M-1 L-2 T2 एंड K1। देन आपके पास में बी का भी लिखो बेटा जी K1 एंड L1। सो आपके पास में कितना हो गया बेटा जी, M तो आप हटाई दीजिए, L की तरफ देखो तो L आपके पास में L1 यहाँ पे रहा, -2 यहाँ रहा, तो L-1 आ गया एक तो। देन आपके पास में T की तरफ देखो, T2 और T-3 है, तो T-1 आ गया, K-4 है, और आपके पास में K1 K2 है आपके पास में, तो K की पावर -2 आपके पास। तो आपके पास कितना है, L-1 T-1 और K-2 आपके पास में हो गया, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। वैसे डायमेंशन आप लोगों को थोड़ा ध्यान होनी चाहिए थी, आसान काम था, कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है फिर भी। देन नेक्स्ट आपके पास में एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन लॉसलेस dielectric medium having a dielectric constant ER is 9, so as a non-magnetic field, okay। तो non-magnetic field के लिए ER आपके पास में 9 है, तो म्यू आर आपके पास में अपन क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके पास में जो पोजीशन आपके पास में एक्स एंड टी के हिसाब से जो अपन लिखते हैं बेटा जी, देखो आर एंड टी का मैं फॉर्मेट बताता हूँ आपको। बेसिकली लिखने का तरीका जो होता है, आर एंड टी का फॉर्मेट होता है बेटा जी, वो होता है ई नॉट साइन के डॉट आर माइनस ओमेगा टी होता है आपके पास में, क्या सुनो। एंड आपके पास में जो भी डायरेक्शन वगैरह आप लोग लिख लेंगे, तो के केप अपन डायरेक्शन या बोल दें, सॉरी के केप नहीं बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन होगा ई केप अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अपने पास में ये है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखा है कि ये प्रोपेगेट हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ से ई नोट आपके पास में रहा, एंड साइन आपके पास में रहा के जेड। सो बेसिकली आपके पास में के एंड जेड माइनस ऑफ ओमेगा टी, एंड ओमेगा आपके पास कितना बेटा जी, 2 पाई इन 10⁻6 टी। तो ये आपके पास में इंडिकेट किधर की तरफ बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड आई केप की तरफ जा रहा है। एंड आपके पास में के को ध्यान से देखिए, तो आपके पास में आर जो आपके पास में था वो था एक्स आई केप प्लस वाई जे केप एंड जेड के केप। ना आपके पास में के जो आपके पास में यूनिट वेक्टर है ना, अभी केवल और केवल आपके पास में यहाँ जेड का हो रहा है, तो बेसिकली आपके पास ये किधर की तरफ जा रहा है बेटा जी, आर। तो बेसिकली के केप आपके पास किधर है, के केप आपके पास में किधर की तरफ है, K cape is the direction of propagation of the electromagnetic wave is along the K cape and E cape is along the I cape. So basically आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह निकाल सकते हो, देखेंगे भी। पहला तो आपने पूछा है कि द स्पीड ऑफ, ओके इनकरेक्ट ऑप्शन है बेटा जी, हाईलाइट भी कर रखा है, हाईलाइट करने के लिए धन्यवाद बोल दो इसे
चलिए पहला काम अपन करते हैं यहाँ से, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज 10 द पावर 8। तो स्पीड आपके पास में कितना हो जाएगा, स्पीड आपके पास में हो जाएगा v इज इक्वल टू सी बाई म्यू। म्यू आपको पता नहीं है, सो म्यू के लिए अपन लोग लिखेंगे म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर आपके पास में जो कि 1 एंड 3 हो गया, तो आपके पास में v इज इक्वल टू सी, सो 3 इंटू 10 द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन आपके पास में 9 इंटू 1। सो आपके पास में कितना हो गया बेटा जी 3, तो 10 द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा जी पहला ऑप्शन तो आपके पास में क्या है, करेक्ट है। देन आपके पास में द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडिया इज 300। तो वेवलेंथ आपके पास में क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू बेटा जी म्यू एंड लैम्डा, सो v इज 10 द पावर 8 एंड म्यू आपके पास में बेटा जी ओमेगा आपके पास कितना, ओमेगा इज 2 पाई इंटू 10 द पावर, सो ओमेगा इज 2 पाई म्यू एंड 2 पाई इंटू 10 द पावर 6। सो आपके पास कितना हो गया, म्यू इज 10 द पावर 6, 10 द पावर 6 एंड लैम्डा, सो आपके पास में इज, आपके पास लैम्डा कितना हो गया बेटा 100। सो दिस इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। The magnetic field is given by the relation is By is equals to B naught by V। B naught by V बेटा जी ये तो डायमेंशन खराब कर दिया इसने, E naught by V लिखना चाहिए था इसको, लेकिन ये एरर हुआ है, यहाँ पे हो गया आपके पास में E naught by V। ओके, सो अपन यहाँ पे आपके पास ये भी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडिया, ठीक है। तो ई नोट बाई वी होता तो आपके पास करेक्ट था, लेकिन ये भी करेक्ट नहीं है बेटा जी, ये भी आपके पास में रॉन्ग है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग द जेड एक्सिस, तो बिल्कुल बिल्कुल आपके पास में ये रहेगा। सो आपके पास में यहाँ पे 2 इनकरेक्ट है बेटा जी, ये थोड़ा सा एरर हुआ है एनटीए से, ठीक है। इसका देखते हैं क्या रहता है, 2 एंड 3 आपके पास अपनी तरफ से 2 एंड 3 है, बाकी एनटीए इसको एज ए बोनस रखता है या फिर एज ए 2 एंड 3 दोनों कंसिडर करता है। मेरे हिसाब से 2 और 3 दोनों कंसिडर करने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट आपके पास में है, नेक्स्ट 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस अंडरगोज द साइक्लिक प्रोसेस इन द फिगर द टोटल हीट सप्लाई टू द गैस। ओके, साइक्लिक प्रोसेस में कितनी एनर्जी सप्लाई हुई है, देखो कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगी, एंड जो वर्क डन है, वर्क डन को अपन निकाल सकते हैं कैसे, एरिया अंडर द कर्व। सो बेसिकली आपके पास में एसआई यूनिट में सारे हैं, ये आपके पास में 3 हो गया, एक रेक्टेंगल बना हुआ है आपके पास, तो आपके पास में ये हो गया 200 हो गया। सो 200 इंटू 3 आपके पास में कितना हो गया बेटा जी 600 जूल इज वर्क डन एंड दैट इज ऑल्सो हीट सप्लाइड। ओके, एंड आपके पास पॉजिटिव रहेगा, ऑब्वियस पॉजिटिव रहेगा, क्लॉकवाइज आपके पास में। सो ना नेक्स्ट आपके पास में कितना है, नेक्स्ट आपके पास में कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम विद वेलोसिटी आपके पास ये है, ठीक है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज x इंटू 10 द पावर -9। ओके ओके, देखो आपके पास में 2 चॉइस है बेटा जी, आप एक काम तो ये कर सकते हो कि सर जो स्पीड है, स्पीड को आप निकाल सकते हो, पहले तो कि सर nth क्लास निकाल लेते हैं, ठीक है, nth क्लास को फिर वापस ला करके फॉर्मूले में पुट करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अपन देखो, एक तो सर्कुलर ऑर्बिट में आपके पास में जिस भी क्लास में घूम रहा है वो रेडियस अपन ऐसे बता देंगे, सिंपल सी बात है कि ये आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है उसी की वजह से तो आपके पास रिवॉल्व हो रहा है, एंड आपके पास में जो फोर्स लगेगा वो आपके पास में कितना हो जाएगा kZe² अपॉन r², एंड वो आपके पास में सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी रिटर्न एज mAc, एंड आपके पास में हो जाएगा यहाँ से AC इज सिंपली v²/s, सो mv²/r, एक r से एक r आपके पास में गया, सो आपके पास हो गया mv² इज इक्वल टू k, z इज अ हाइड्रोजन एटम, सो 1 एंड e², एंड आपके पास में कितना गया बेटा जी r हो गया। एंड अपन इस बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास में स्पीड बोला इसने, स्पीड आपके पास में गिवन है, v का स्क्वायर गिवन है, k आप जानते हो बेटा जी, k इज गिवन 9 × 10⁹, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, तो r अपन लोग निकाल ही सकते हैं, सिंपल है आपके पास, कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 × 10⁻31 एंड v² दैट मीन्स 25/6.6 इसका स्क्वायर हो गया, एंड ये आपके पास में 10⁻10 हो गया। ओके, नाउ आपके पास में कितना हो गया बेटा जी, k इज 9 × 10⁻9 एंड e², सो 1.6 × 1.6 × 10⁻19 19 आपके पास में कितना हो गया बेटा -38, माइनस ऑफ 38 आपके पास में हो गया है। ओके, नाउ आपके पास में ये आ गया आपके पास r, मुझे निकालना है r एक्चुअली, तो यहाँ से -31, सो -31 आपके पास कितना हो गया बेटा जी, -31 से आपके पास यहाँ से -7, ठीक है। अपन इधर से r लीजिए आपके पास में, तो आपके पास कितना हो जाएगा 9 × 10⁹, सो आपके पास ये भी कैंसिल आउट हो गया एक्चुअली, तो ये भी आपके पास में कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास में कितना हो गया 10⁻2 बचा इधर की तरफ से,
एंड 2, सो आपके पास में यहाँ से 10⁸ आ गया। नाउ इधर से 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन अपॉन आपके पास में 10⁸ इधर नीचे आ गया आपके पास में, एंड यहाँ से आ गया 25.6। नाउ देखो बेटा ये मुझको दिख रहा है कि आपके पास में यहाँ से इधर 10 लिख दीजिए और यहाँ आप लोग 100 लिख दो, तो 16 का स्क्वायर ही तो है एक्चुअली, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास में। एंड आपके पास में कितना बच गया बेटा जी, इधर इधर ये 9 भी था, सॉरी, सो 9 से आपके पास 9 गया, एंड कितना यहाँ से 10 आपके पास में कितना रहा बेटा जी, 8। सो r इज इक्व टू 10⁸ और ये एक गया 10⁹, सो 10⁻⁹। सो आपके पास में रेडियस जो है बेटा जी वो कितना होगी, 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सो योर आंसर इज 1, एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा जी, 1 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव था, एन निकालने चले गए तो फिर आप स्टक हो जाओगे बेटा जी इसमें। तो जब सिंप्लीफाइड चीज़ें दी है आप इतना सोच सकते हो कि देखो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू दिया गया है, मास ऑफ चार्ज दिया गया है, इसने के दिया है, जबकि ऐसा कोई देने की जरूरत थी नहीं। ओके, नाउ नाउ आपके पास में क्वेश्चन नंबर 41। सो ए कार ट्रेवल ऑन ए सर्कुलर रेस्ट ट्रैक of radius 50 centimeter which of the bank at an angle theta. If the car travel at a speed of 10 meter per second then wear and tear on tire is minimum. Okay, देखो ये कौन सी वाली कंडीशन है, ये तो ना तो ये जो बेसिकली आपके पास में स्लाइड अपवर्ड होना चाहिए या ना ही डाउनवर्ड होना चाहिए, तो ये एकदम बैलेंसिंग कंडीशन है। और बैलेंसिंग कंडीशन में अपने पास क्या होता है, जैसे आपके पास में कोई इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ से थीटा है, ये आपके पास में व्हीकल है ना, ये आपके पास में नॉर्मल है एंड ये एग्जैक्टली सर्कुलर, तो फ्रिक्शन का इसमें रोल खत्म हो जाता है बेटा जी। सो आपके पास में अगर ये थीटा है, सो आपके पास ये रहा, सो ये रहा आपके पास में एन कोस थीटा, बैलेंस कर रहा होगा किसको, एम जी को, एंड इसका जो एन साइन कंपोनेंट है ये रेस्पॉन्सिबल होगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराने को, जो कि आपके पास में कैसे लिखा जा सकता है, एम वी स्क्वायर एंड आर। सो आपके पास में कितना आ जाएगा, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और बाकी एन कोस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है बेटा जी, एम जी, देन आपके पास में टेन थीटा क्या आ गया बेटा जी, वी स्क्वायर बाई आर जी। ना आपके पास में आ गया टेन थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एंड वी स्क्वायर बाई आर स्पीड आपके पास में कितना बेटा जी 100, एंड आर आपके पास में कितना है 50, सॉरी 100 आपके पास में, आर इज 50। ओके, एंड आपके पास में 10, सो आपके पास में कितना हो गया बेटा जी 1/5। सो थीटा इज, ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ना, बहुत इजी था बेटा ये। देन नेक्स्ट अपने पास में है 3 identical PN junctions diode D1, D2, D3 are connected across the battery as in the figure if the width of the depletion region D1, D2। ओके, तो आपके पास में ये वाली रीजन से डिप्लेशन ले रहे हैं, तो देख लो भाई कि फॉरवर्ड बाइस में आपके पास में ये बेटा जी ये रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइस में डिप्लेशन लेयर आपके पास मैक्सिमम होती है। देन जनरल कंडीशन ब्रेक, जो आपके पास ब्रेक ऑफ कंडीशंस होती है उसमें थोड़ी सी मीडियम होती है, एंड जब फॉरवर्ड बाइस में होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज, जो इसका जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करता है, सो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ आपके पास में वो डिक्रीज हो जाती है। तो फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन लेयर आपके पास मिनिमम होगी, देन सेकंड वन, देन थर्ड वन। सो सबसे मैक्सिमम जो होगी वो D3 में होगी, जो कि W3 है। सो आपके पास में ठीक है, तो आपके पास कौन सा हो जाएगा बेटा जी, इज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर, W3 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W1। देन आपके पास में नेक्स्ट है द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड देयर करस्पॉन्डिंग मेजर एप्लीकेशंस। ओके, माइक्रोवेव आपके पास में क्या बेटा जी, एज ए वार्मिंग फूड, यूवी रेज फॉर द वाटर प्योरिफिकेशन। ठीक है, ये जैसे लिखा होता है वाटर प्योरीफाई के जो प्योरिफिकेशन के जो आप लोग एड वगैरह देखते हो उसमें भी जनरली लिखा होता है कि यूवी प्रोटेक्शन, गामा रेज ये कैंसर सेल्स के ये ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, एंड रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन सिस्टम है। सो आपके पास में पी के लिए सेकंड आपके पास में ये रहा, एंड आपके पास में क्यू के लिए फर्स्ट आपके पास, ओके, थर्ड आपके पास में क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फ्री के मार्क्स था बेटा जी, ये छोड़ के आते हो तो फिर आपका क्या ही होगा। नाउ bob B of mass m is at rest hanging vertically from the ceiling by a massless string of length 10 meter. Okay, length is 10 meter. Okay, shows in the figure. Point mass capital A of mass m is traveling horizontally with a speed of 10. Hit the bob elastically. So elastically and identical. So आपके पास में just velocity exchange होगी, ये रेस्ट पे होगा, जस्ट फॉल होगा, एंड इसको 10 मीटर पर सेकंड आपके पास में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड है। So the bob B rises h meter after the collision taking the acceleration. Okay,
सो आपके पास में साइज नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे जाएगा आपके पास में, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से कितना हाइट पे चला जाएगा, h चला जाएगा, मिला क्या, हाफ एम वी स्क्वायर एंड एम जी एच। जस्ट सिंपल कंजर्वेशन लगाना, तो वी स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू एच। सो वी स्क्वायर आपके पास कितना हो गया बेटा, 100 बाई 2 इंटू 10। सो आपके पास कितना हो गया बेटा जी, सिंपली 5। कितना हो गया बेटा जी, 5। दैट्स योर आंसर। ओके, इजी था बेटा ये भी। एंड देन आपके पास में कितना हो गया, आपके पास आइडियल गैस इज मेड ऑफ ए पॉली atomic molecules, each of the molecules has 3 translational, okay, ये आपके पास, and 3 rotational, f number of the vibrational mode। देखो बेटा जी, f number of vibrational mode है आपके पास में, इसको थोड़ा सा अपन ध्यान से देखेंगे। इट्स नॉट ए डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। सो आपके पास में लिखा गया है कि Cp by Cv सिंपली कैन बी रिटन एज 2/f, एंड आपके पास में कितना, 8/7। सो आपके पास में 2/f कितना आ गया बेटा जी, 8/7 माइनस 1, सो आपके पास में 1/7। सो 14 इज इक्वल टू कितना हो गया, f। ना अभी अपने पास में क्या है कि बेटा जी, ये जो f है ये वाला नहीं लिया मैंने, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में जस्ट सभी के ले रहा हूँ। तो आपके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास में 6, 3 and 3 6, एंड इसका ट्वाइस ऑफ डिग्री फ्रीडम होता है बेटा जिसका, ठीक है, वाइब्रेशनल मोड का। तो इसे लिखेंगे 6 + 2f। तो आपके पास कितना हो गया बेटा जी, इधर की तरफ आपके पास आओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 8, एंड ये हो गया आपके पास में 2f। तो f की वैल्यू तो बेटा जी कितना हो जाएगा, 4। दैट्स योर करेक्ट आंसर। ये वाली टर्म थोड़ी सी बेटा जी कंडीशनल थी कि f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल जो मोड्स होते हैं उनका 2 टाइम्स होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए बेटा जी, तो पेपर आपके पास में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है, लेकिन होना चाहिए तो इसका इम्पैक्ट आपको मिल जाएगा कि ठीक है कि मार्क्स में भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा ही, कि हाँ कम मार्क्स पे अच्छी आपको परसेंटाइल देखने को मिल सकती है। और कट ऑफ आपके पास में आप ऐसा मानिए कि 2025 से +5 प्लस और -5 जो लास्ट गवर्नमेंट सीट MBBS सीट अलॉट हुई थी, आई थिंक 528 था शायद, तो प्लस माइनस आप 5 मान के चलो, इतना ही कट ऑफ रहने वाला है। लेकिन इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा का रीजन ये है कि बायो भी उस टाइम जो 2025 था उसमें बायो भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, तो वो क्या किया उसने, थोड़ा सा मार्जिन को थोड़ा सा डाउन किया था। लेकिन इस बार जो बायो थी बहुत सिंपल थी, NCERT बेस्ड थी और बहुत पॉइंट टू पॉइंट था, ऐसा कोई ज्यादा परेशान करने वाली बात थी नहीं। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री भी थोड़ी सी इसमें रही है, लेकिन फिजिक्स आपके पास में, फिजिक्स का तो कमाल है। तो अपन ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, इससे ज्यादा आपके पास में अगर बायो को भी अपन कंसिडर करें तो इससे ज्यादा आपके पास नहीं देखने को मिलेगा। ओके, सो थैंक यू गाइस।